So very good evening all the participants. Today we will have a brief overview of the CIRP process. So let me share my screen with you. So I hope my screen is visible. Is it visible? Yes, sir. Yes. Okay. So here, Kamaldeep Kalra ji, please tell me what is the meaning of as may be prescribed. Wherever the word as may be prescribed is written, what it means actually? It means rules. Yes. So it means we have to look at the rules. Rules. And we have already shared one PPT with you. It is available on my website also, where we have cross-linked the act with the rules also. And as may be specified means what? Regulations made by Regulations. So regulations, IBC. and who is the regulator? What is the regulator? Who is the regulator in case of IBC? IBPI. IBBI is the regulator, right? So this much you know. अभी वो बाहर है, नीचे है गई हुई है. हैं? Right. So what are the various types of processes here? One is the CIRP process. So CIRP process means corporate insolvency resolution process. So in case of corporate insolvency resolution process, who are covered? कौन कौन लोग covered है इसमें? कमलदीप कालरा जी बताइए, कौन कौन से लोग कवर्ड हो जाएंगे इसमें CIRP प्रोसेस में? सर ये डायरेक्टर खुद भी कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में सर ये फाइनेंशियल क्रेडिटर और ऑपरेशनल क्रेडिटर और कॉर्पोरेट डेटर. यस सर. CIRP प्रोसेस में नहीं, उससे भी ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, जैसे कंपनीज, LLPs या एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट, ये तीनों कवर्ड हो जाएंगे CIRP प्रोसेस में. क्या इंडिविजुअल्स भी कवर हो जाएंगे इसमें? यस सर हो जाएंगे. नो, इंडिविजुअल्स आर नॉट कवर्ड हियर. इंडिविजुअल्स के लिए पार्ट 3 है. पार्ट 2 में इंडिविजुअल्स आर नॉट कवर्ड. सपोज समबडी इज ए पर्सनल गारंटर टू ए कॉर्पोरेट डेटर, क्या वो कवर्ड है यहाँ पर? यस सर है सर. नहीं, वो भी नहीं है कवर्ड. वो भी पार्ट 3 में कवर्ड है. ठीक है. तो पर्सनल गारंटर्स टू कॉर्पोरेट डेटर्स, दे आर कवर्ड इन पार्ट 3. ठीक है. इंडिविजुअल्स, पार्टनरशिप फर्म्स, दे आर ऑल कवर्ड इन पार्ट 3, नॉट इन पार्ट 2. ठीक है, क्लियर है? CD means the corporate debtor, FC means the financial creditor, and OC means the operational creditor. ठीक है, ये कुछ हमें याद रखने हैं. IRP कौन होता है? रेजोल्यूशन प्रोफेशनल सर. हाँ. और इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल कब तक काम करता है? जब COC फॉर्म होती है ना उसके बाद. हाँ. उससे तो COC अपनी फर्स्ट मीटिंग में they may decide to continue with this IRP and then he will become the RP, or they may replace him also with 66% majority. ठीक है. तो इसका रोल समझ लीजिए कि COC बनने तक ही ज्यादा होता है. COC बन जाएगी तो वो डिसाइड करेगी कि भैया इसको रखना है या इसकी जगह दूसरा रिप्लेस करना है. RP होता है रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, RA होता है रेजोल्यूशन एप्लीकेंट, COC है कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, इज एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी. ये कुछ अपने को याद रखने हैं. ठीक है. NCLT क्या है? नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल. NCLAT नेशनल कंपनी लॉ एपीलेट ट्राइब्यूनल. ICD है इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट. LCD है लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट. ठीक है, ये सब ध्यान भी होगा आपको. DRT डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल, DRAT डेट रिकवरी एपीलेट ट्राइब्यूनल, IBBI द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया. ठीक है. नाउ कॉर्पोरेट पर्संस. कॉर्पोरेट पर्संस के लिए कौन कौन से प्रोसेसेस हैं? एक तो है इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन. ठीक है. अब इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन में एक तो है नॉर्मल CIRP, एक है फास्ट ट्रैक. ठीक है. फास्ट ट्रैक जो है इट इज लिमिटेड टू सर्टेन टाइप्स ऑफ कंपनीज ओनली. ठीक है. स्मॉल कंपनीज है, कंपनी हैविंग एसेट साइज ऑफ 1 करोड़, या फिर स्टार्टअप्स. ठीक है. प्री पैकेज.
प्री पैकेज में कौन कौन सी कंपनीज कवर्ड है? प्री पैकेज में कवर्ड MSMEs. है बेसिकली कॉर्पोरेट एमएसएमईज, ठीक है। देन लिक्विडेशन एंड वॉलंटरी लिक्विडेशन, दीज आर द प्रोसेसेस विच आर कवर्ड इन पार्ट 2, ठीक है। और फिर पार्ट 3 में क्या कवर्ड है? इंडिविजुअल्स एंड पार्टनरशिप फॉर्म्स, सोल प्रोप्राइटरशिप भी इसमें कवर्ड है। एंड देयर आर 3 प्रोसेसेस हियर, वन इज द फ्रेश स्टार्ट, देन इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन एंड देन बैंक्रप्सी, ठीक है। ये फ्रेश स्टार्ट जो है क्या हर इंडिविजुअल के लिए एप्लीकेबल है? इसमें भी कुछ कंडीशंस है। फ्रेश स्टार्ट इज बेसिकली एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल्स वेयर देयर इनकम और एसेट्स और लायबिलिटीज आर मिनिमम, ठीक है। आपका एसेट 20,000 होना चाहिए, जो आपके क्वालिफाइंग डेट से 35,000 होने चाहिए, एनुअल इनकम 60,000 होनी चाहिए, ओनली देन यू कैन अवेल दिस फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस, अदरवाइज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन एंड देन बैंक्रप्सी। अथॉरिटीज कौन कौन सी हैं? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज हैं। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज इन केस ऑफ कॉर्पोरेट पर्सन्स एंड पर्सनल गारंटर्स टू कॉर्पोरेट डेटर इज एनसीएलटी, ठीक है। एंड एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इन केस ऑफ इंडिविजुअल्स एंड पार्टनरशिप फर्म्स इज डीआरटी। DRT. Then appellate Yes. authorities. Appellate authorities, आपका if you want to appeal against the orders of NCLT, then the appellate authorities NCLT, and if you want to appeal against the orders of DRT, the appellate authority is DRAT. And there are grounds also which are specified on which you can file an appeal, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप किसी भी मैटर पर अपील फाइल कर सकते हैं, there are certain specific grounds only on which you can file the appeal. IBBI, as we know, is the regulator, Insolvency and Bankruptcy Board of India. Then insolvency agencies are there. There are 3 insolvency agencies: insolvency professionals, and insolvency professional could be an individual, insolvency professional could be an entity also, ठीक है। And then information utilities. So these are the various authorities. This is the basic infrastructure of IBC. Now, what is the institutional framework? Adjudicating authorities in part 2, chapter 6 and part 3 and chapter 6. NCLT and DRT. Appellate authorities, NCLT and DRT, और फिर सुप्रीम कोर्ट है। And this is the appeal period. Against the orders of the NCLT, you can file an appeal within a period of 30 days plus 15 days extension is allowed, ठीक है। और डीआरटी के ऑर्डर के अगेंस्ट में अगर आप अपील करने चाहते हो तो देन ऑल्सो द पीरियड इज 30 days plus 15 days। एंड इफ यू वांट टू अपील टू द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द ऑर्डर्स ऑफ द एपेलेट अथॉरिटीज, ठीक है, तो 45 days plus 15 days का पीरियड है, ठीक है। और इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड विच इज द रेगुलेटर, it is regulating information utilities, it is regulating insolvency professional agencies, and it is regulating insolvency professionals. Now these insolvency professionals, they may be individuals and they may be insolvency professional entities also, ठीक है। Adjudicating and appellate authorities, NCLT section 60 और NCLT section 61 में कौन कौन से कवर्ड हो जाए? कॉर्पोरेट पर्सन एंड पर्सनल गारंटर्स टू कॉर्पोरेट डेटर्स। और डीआरटी और डीआरएटी में कौन कौन से कवर्ड है? इंडिविजुअल्स अदर देन पर्सनल गारंटर्स, पार्टनरशिप फर्म्स एंड प्रोप्राइटरशिप फर्म्स, ठीक है। नाउ देयर आर वेरियस एक्सप्रेशंस हियर, वाइंडिंग अप है, इंसॉल्वेंसी, बैंक्रप्सी, लिक्विडेशन, डिसोल्यूशन, ये थोड़े थोड़े से हल्का हल्का सा डिफरेंस है इसमें। क्या क्या डिफरेंस है? वाइंडिंग अप क्या है? काजल किरण जी पढ़िए जरा, वाइंडिंग अप क्या है? कैन यू रीड? Yes, sir. यस। The process of bringing a company to complete closure involves the realization of assets, payment of debts, and payment to the contributories, and finally removing the name of the company from register of companies. तो ये है हमारा वाइंडिंग अप प्रोसेस। अच्छा, वाइंडिंग अप और डिसोल्यूशन क्या एक ही बात है या डिफरेंट है? वेदर वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन इज सेम और डिफरेंट, ये है डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन क्या है? पढ़िए जरा। Dissolution of the company takes place after the entire process of winding up is over. Dissolution puts an end to the life of the company. A dissolution order passed by the court is like the death certificate of the company. So dissolution is different.
Winding up is different. Now, what is insolvency? Insolvency of a company is most often shown by the inability of a company to pay those who it owes money to when their payments are due. And what is bankruptcy? When a person is declared incapable of paying their dues and payable bills in a bankruptcy proceeding, the property of the bankrupt passes to a trustee who is appointed by a court to sell the property to pay the debts of the bankrupt party. Hmm. And Liquidation. It is the hmm. process of winding up of a corporation or incorporated entity. The court appoints an administrator called a liquidator who takes control of the company, takes possession of its assets, and finally distributes any surplus among the shareholders in accordance with their respective rights. And this is dissolution. So these are the various expressions which have got different meaning. Now, section 1. What section 1 says? If we go to section 1, then it says that it extends to whole of India. So whether it is extended to Jammu and Kashmir also, the answer is yes. ठीक है? पहले क्या था? When this law came, so part 3 was not applicable to J&K. But now even part 3 is applicable to J&K. क्यों? क्योंकि हमारा आर्टिकल 370 आ गया, ठीक है ना, वो अबॉलिश हो गया, तो उसकी वजह से जो है इट इज एप्लीकेबल नाउ टू J&K ऑल्सो. और सेक्शन 1 क्या कहता है कि डिफरेंट डेट्स में बी अपॉइंटेड फॉर कमेंसमेंट ऑफ डिफरेंट प्रोविजंस अंडर द कोड. ठीक है, अभी भी एज ऑफ नाउ ऑल्सो देर आर सम प्रोविजंस विच हैव नॉट येट बीन एनफोर्स. तो कौन कौन से ऐसे प्रोविजन है जो अभी भी एनफोर्स नहीं हुए? एनी आइडिया? इंडिविजुअल इंश्योरेंस सर. हाँ, तो रिस्टार्ट. इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी वो पार्ट 3 में जो है, पार्ट हाँ. 3 में क्या कवर्ड हुआ है हमारा? पार्ट 3 में सिर्फ पर्सनल गारंटर्स टू कॉर्पोरेट डेटर्स, वही सिर्फ यस. आपके जो है कमेंट्स हुए हैं, नोटिफाई हुए हैं. अदर प्रोविजंस रिगार्डिंग दिस फ्रेश स्टार्ट, है ना, इंडिविजुअल Bankruptcy. इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी ऑफ इंडिविजुअल्स एंड पार्टनरशिप फर्म्स, दे आर येट टू बी एनफोर्स्ड. नाउ एप्लीकेशन सेक्शन 2. सेक्शन 2 क्या बोलता है कि टू whom it is applicable? Company under the Companies Act, company governed by any special act, insofar as those provisions are not inconsistent. तो ये कंपनीज गवर्न बाय एनी स्पेशल एक्ट कौन सी होती हैं? जैसे इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज, ठीक है, बैंकिंग कंपनीज, बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं. बैंकिंग, ICICI, ICWI, इंश्योरेंस कंपनीज. हाँ, ऐसे LIC है जैसे, तो बहुत सारी हाँ. कंपनीज है विच आर गवर्न बाय एनी स्पेशल एक्ट. तो उस केस में क्या होगा? सपोज उन एक्ट्स में भी कुछ प्रोविजंस हैं रिगार्डिंग इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी, ठीक है, तो उनके प्रोविजंस ओवर रूल करेंगे IBC को, ये मतलब है. जैसे मान लीजिए LIC है, LIC हैज बीन एस्टेब्लिश्ड अंडर LIC एक्ट, तो LIC एक्ट में भी इंसॉल्वेंसी रिलेटेड प्रोविजंस हैं. तो उस केस में अगर LIC की इंसॉल्वेंसी होती है तो वो जो उस एक्ट में प्रोविजंस है वो लगेंगे, है ना. अगर कोई इनकंसिस्टेंसी नहीं है तो IBC वाले लगेंगे. अगर कोई इनकंसिस्टेंसी है तो वो जो उस एक्ट में लिखे हुए हैं, जो स्पेशल एक्ट में, वो ओवररूल करेंगे. ठीक है, LLP पर लगेगा. और बॉडी कॉर्पोरेट नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. तो अगर किसी बॉडी कॉर्पोरेट पे लगाना है तो द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज टू इशू ए नोटिफिकेशन टू दिस इफेक्ट. अच्छा, इसमें बताइए क्या फॉरेन कंपनीज पर भी लग सकता है क्या IBC? नो सर. हम्म, फॉरेन कंपनी. फॉरेन कंपनीज पर लग सकता है क्या? Yes, sir. हाँ, वो ये कहता है बेसिकली, भाई फॉरेन कंपनीज क्या है? फॉरेन कंपनी या फॉरेन LLP भी तो है ना, वो भी MCA में रजिस्टर हो सकती है. बॉडी हाँ, कॉर्पोरेट भी तो फॉरेन कंपनी से हुए ना सर, रिलेटेड. हाँ, तो बॉडी कॉर्पोरेट में, लेकिन उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिफिकेशन इशू करना पड़ेगा. अगर कोई फॉरेन LLP है या फॉरेन कंपनी जिसकी ब्रांच है जो MCA एक्ट में है रजिस्टर्ड, तो वो तो कंपनीज एक्ट में ही आ जाएगा, है ना. अगर वो उसमें नहीं आ रही है तो फिर वो बॉडी कॉर्पोरेट में आएगा. उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिफिकेशन इशू करना. पर्सनल गारंटर्स टू कॉर्पोरेट डेटर्स, पार्टनरशिप फर्म्स एंड प्रोप्राइटरशिप फर्म्स, इंडिविजुअल्स अदर देन पर्सनल गारंटर्स. ये जो एप्लीकेशन है ये पूरे कोड की बात कर रहा है, ये पार्ट 2 की बात नहीं कर रहा हूं. जो सेक्शन 2 में जो एप्लीकेशन दिया हुआ है, इट अप्लाइज टू द होल ऑफ द कोड.
इसीलिए यहां पर ये इंडिविजुअल्स अदर देन पर्सनल गारंटर्स की भी बात कर रहा है। ये बता रहा है कि कोड किस किस पर लगेगा, कोड तो सभी पर लगेगा, है ना। नाउ डेफिनेशन सेक्शन 3. So there are some definitions which are given in section 3, and they say these are general definitions which are applicable throughout the code. Then section 5, which is in part 2, it has some definitions which are applicable to part 2 only. Then section 79 also has got some definitions which are applicable to part 3 only. ठीक है. Now CIRP. CIRP start कब होती है? CIRP start होगी if the corporate debtor commits a default. अगर डिफॉल्ट कमिट नहीं हुआ तो CIRP स्टार्ट नहीं होगी. ठीक है. तो इफ द कॉर्पोरेट डेटर कमिट्स अ डिफॉल्ट देन CIRP प्रोसेस कैन बी इनिशिएटेड, एंड इफ CIRP फेल्स देन लिक्विडेशन स्टार्ट्स. नाउ लेट अस briefly understand what is the CIRP process. When does CIRP start? So when the CD commits a default, there is a debt and it is due and payable and it remains unpaid. ठीक है. Only then CIRP can be started. Who can initiate? Financial creditor under section 7, operational creditors section 8 and 9, and then corporate debtor section 10. Start of CIRP में क्या होगा कि they will move an application. Who will move the application? Financial creditor under section 7, operational creditor under section 9, and then corporate debtor under section 10. And once the application is admitted, the CIRP process will start, and it is known as the insolvency commencement date. IRP is appointed and then he takes over the CD. Then claims are invited. ठीक है. क्या होता है? जैसे CIRP स्टार्ट हुआ, इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट, तो पहला चीज क्या है? क्लेम्स आर इनवाइटेड बाय मेकिंग ए पब्लिक अनाउंसमेंट. देन क्लेम्स आर कोलेटेड आफ्टर वेरिफिकेशन, and then COC is constituted. The transition from IRP to RP is done by the COC in the first meeting, and then RP runs the CD as a going concern, and it issues information memorandum. Expression of interest are invited, resolution plans are received, and then those resolution plans are considered by the COC. ठीक है. And if approved by the COC with 66% majority, then application is made to the adjudicating authority for approval. Now it is still discretionary on the adjudicating authority that it may approve the resolution plan. And if it is approved, then it becomes binding on all the stakeholders, including government departments. And CD gets immunity. Resolution applicant takes over and then plan is implemented under supervision of the monitoring committee. ठीक है. Now this corporate insolvency resolution process, how it moves? The resolution plan is approved by the committee. Now NCLT, it may approve or it may reject. If it rejects, then liquidation process starts, and if it is approved, then it is implemented. ठीक है. And the company is put back on track. And if resolution plan is rejected by the committee, then also liquidation process starts. So liquidation process starts in two ways. Number one, when a resolution plan which has been approved by the COC is rejected by the NCLT, or when the resolution plan is rejected by the COC itself. ठीक है. In both these scenarios, liquidation process will start. Section 4 बोलता है minimum default. So what is the minimum default in case of CIRP? 1 crore. 1 crore. And minimum default in case of PPIRP, which is pre-pack, which is 10 restricted to corporate MSMEs, 10 CR, sir. 10 lakhs. Yeah, sorry. हाँ, sir. अच्छा, PPIRP में भी suppose in case of corporate MSMEs the default is 2 crore rupees, तो CIRP होगा या PPIRP होगा या कोई भी हो सकता है. Or based on choice of CD, sir. हाँ. So in case, because this is the minimum limit, there is no maximum capping. So if it is a corporate MSME and the default is 1 crore or more, so then it has choice. It can go in for CIRP, it can go in for PPIRP.
But sir, sir, whether it is beneficial for Go in PPIRP due to some advantage Yes, as compared to CIRP, sir. yes, naturally, because the CD retains the control in case of PPIRP, PPIRP, which shifts to the RP in case of CI. CIRP, yes, sir. Now section 5 to 35 definition sections are there. Section 6 is who can initiate. Okay. Then there is a concept of moratorium. So what is this moratorium? So moratorium says that when the company is into CIRP means you are looking for a resolution plan for the company. You are trying to resolve the crisis. So there is a prohibition on certain things. One is the prohibition on institution or continuation of suits or proceedings against the corporate debtor. Now please tell me, there is a prohibition or institution or continuation of suits or proceedings against the corporate debtor. But whether the corporate debtor which is facing the CIRP, whether they can institute or continue suits against other parties from whom they have to take money? Yes, definitely, sir. Yes. So there is no bar. Okay? On the corporate debt, suppose a company is into CIRP. Okay? Now that company is to receive some money from other parties. So they can institute suits. They can file suits for recovery also. And it will be taken care by the RP. Okay? Second But is sir, there, sir, yes, here we the bar is on CD and not on the personal guarantor. We can directly sue on the personal guarantor of corporate debtor. right. Perfect, So, sir. Yes. right. So in case of section 14, there is no prohibition to institute or continue the suit against the personal guarantors to the corporate debtor. Okay. The bar is only on institution Corporate or debtors. continuation of suits against the corporate debtor. Okay. Second is prohibition on transferring, encumbering, alienating or disposing of assets by the corporate debtor. Okay. Then prohibition action to foreclose any security interest created by the corporate debtor. So there is any, so जैसे प्रीपेमेंट आप नहीं कर सकते, ठीक है, कोई सिक्योरिटी इंटरेस्ट आपने क्रिएट किया हुआ है, तो देयर इज ए prohibition action to foreclose any security interest. Then prohibition of recovery of any property by any owner or lessor. इसका क्या मतलब है? Suppose the CD is being run from a rented premises. So now the landlord cannot take action for recovery of any property. Or suppose the company has taken an asset on lease. So that lease cannot be terminated during the CIRP process. Then supply of essential goods or services to the corporate debtor not to be terminated or suspended during moratorium period. So there are certain essential goods or services, the supply of which cannot be suspended or terminated during the moratorium period. Section 15 talks of the public announcement. Section 16 talks of the appointment and tenure of IRP. Section 17 talks of management of affairs of the CD by the IRP. Section 18 talks of the duties of the IRP. Section 19 deals with personnel to extend cooperation to IRP. Because IRP or RP is managing all the things. And if somebody is not cooperating, say the bankers is not cooperating, auditor is not cooperating, so then the management is not cooperating, employees of the CD are not cooperating. Then first of all, the RP will make efforts to extract information. He will maintain sufficient documentation. And in case that cooperation is not coming, then he will make an application to the adjudicating authority. So adjudicating authority will ask the required parties to cooperate with the IRP or RP. Section 20 talks of the management of the operations of the CD. Section 21 talks of the committee of creditors. Section 22 deals with appointment of the RP. Section 23 says that RP has to conduct the CIRP process. Section 24 talks of the meetings of the COC. Section 25 talks of the duties of RP. Section 25A talks of the rights and duties of AR. Now, what is an AR? Authorized representative. Whether the concept of authorized representative is applicable in all the cases, the answer is no. The concept of authorized representative is applicable only when there is a class of creditors. If there is no class of creditors, then the concept of AR does not apply.
Section 27 talks of the replacement of RP, which can be done at any time during the CIRP period. Section 28 talks of approval of COC in case of certain actions which require prior approval of the COC. So this involves major actions for which RP alone cannot take a decision. RP can take decisions in normal cases, but there are certain major issues for which approval of COC is required during the CIRP period. Section 29 talks of the preparation of information memorandum. So it is a document which is basically prepared for inviting the resolution plans from the prospective resolution applicants. Section 29 talks of certain persons who are not eligible to be resolution applicants. Section 30 talks of submission of the resolution plan. Section 31 talks of approval of the resolution plan. Section 32 talks about the appeal, and Section 32A talks of the immunity to the new directors or the property acquired pursuant to an approved resolution plan. ठीक, ये बेसिकली CIRP का प्रोसेस। इसके बाद में कुछ COC से रिलेटेड इश्यूज देखते हैं। So what is COC? Committee of Creditors. What is this concept? So IBC brought in a paradigm shift from the debtor in possession to the creditor in control model of insolvency resolution. यहां पर क्या है? बेसिक जो COC सुप्रीम है, ये जो IBC लॉ है, देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ लॉज। एक तो यूएस बेस्ड लॉज है। यूएस बेस्ड लॉज में क्या है? डेटर इज इन कंट्रोल। हमारे यहाँ इंडिया में भी क्या था? आईबीसी आने से पहले इट वाज डेटर इन पोजीशन रिजीम। ठीक है, मैनेजमेंट जो मर्जी कर रहा है, फिर भी मैनेजमेंट कंटिन्यू टू स्टे इन कंट्रोल, इसीलिए उनको फर्क ही नहीं पड़ता था, चलता रहे कंपनी डिवाइड निगम में चल रही है, 20 साल चल रही है। बट अभी क्या हो गया? नाउ दिस आईबीसी इज बेस्ड ऑन यूके लॉ विच सेज लेट द क्रेडिटर टेक ओवर। ठीक है, तो ये क्रेडिटर इन कंट्रोल मॉडल है ऑफ इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन। सो कंट्रोल वेस्ट्स इन ए कमिटी ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर्स थ्रू ए रेजोल्यूशन प्रोफेशन। ठीक है, दिस बैंक्रप्सी लॉ रिफॉर्म्स कमिटी सेज द कमिटी बिलीव्स that there is only one correct forum for evaluating the economic question in insolvency and making a decision, a creditors committee where all financial creditors have votes in proportion to the magnitude of debt that they hold. In the past, laws in India have brought arms of the government, legislature, executive or judiciary into this question. ठीक है, this has been strictly avoided by the committee. तो इसमें ये जो BLRC बैंक्रप्सी लॉ रिफॉर्म्स कमेटी थी, विच वाज फॉर्म्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ टी के विश्वनाथन जी, ये उसी कमेटी ने ही रिपोर्ट दी जिसके बेस पर आईबीसी लॉ बनाया गया। तो उसमें एक आ गया कि जो पुराने वाले लॉज थे उसमें क्या था? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी भी इन्वॉल्व थी, स्टे वगैरह हो जाता था। अभी इन्होंने बोला भाई ये दे हैव बीन केप्ट आउटसाइड, so this has been strictly avoided by the committee. The appropriate disposition of a defaulting firm is a business decision. तो उन्होंने कहा ये जो डिसाइड कर रहा है ना, ये एक बिजनेस डिसीजन है एंड ओनली द क्रेडिटर शुड मेक इट। ठीक है, तो गवर्नमेंट का कोई इसमें रोल नहीं है। अब इसमें है क्या, देखिए, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए सीओसी, चॉइस ऑफ डिजाइन। ठीक है, एक तो है लो, एक मॉडरेट कंट्रोल और एक हाई कंट्रोल। लो में क्या है? क्रेडिटर्स हैव मार्जिनल रोल एंड आरपी हैज हाई एक्सपर्टीज, ही टेक्स ऑल द डिसीजंस, ही अवॉइड्स डिलेज एंड कॉस्ट एंड इंटरेस्ट ऑफ क्रेडिटर्स इज पैरामाउंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द लॉ। मॉडरेट अगर हम देखें कि मॉडरेट अगर हमारी सीओसी होगी तो उसमें क्या होगा? क्रेडिटर्स हैव एडवाइजरी jurisdiction, power to approve certain decisions and then creditors in representative capacity. और हाई होगा तो creditors have specific functions to perform, supervisory power over RP and high cost and potential delays. तो हमारा जो क्या है,
हमारा मॉडरेट टू हाई के बीच में है ये जो सीओसी का फॉर्मेशन। So basically, roles and responsibilities of COC, how they have evolved. So they have the power to take business decisions on specified matters, and they have power to decide the final solution. ठीक है? And COC is expected to review material and take a decision on the eligibility under section 29A. ठीक है? वोटिंग शेयर थ्रेशोल्ड क्या है? जो भी नॉर्मल डिसीजंस है उसमें 51% ऑफ द वोटिंग शेयर इज देयर। ठीक है, लेस देन 51% पे तो कोई भी डिसीजन नहीं होगा। देन 66% इज देयर फॉर सर्टेन स्पेसिफाइड डिसीजंस। नाउ व्हाट आर दोज डिसीजंस? If you want to extend the CIRP period, normal CIRP duration is 180 days. One time extension of 90 days is allowed, and then 330 days including all material litigation. There are certain matters which are set out in section 28 which talks of the major decisions. उसके लिए भी आपके पास 66% of voting share होना चाहिए। Then approval of the resolution plan, for this also 66%. If you want to replace the RP, then 66%. And if you want to sell the unencumbered assets during CIRP as per regulation 29 of CIRP regulations, then also 66% of the voting share is required. ठीक है? Now suppose once an application is admitted and you want to withdraw the insolvency proceedings, then 90% of the voting share is required. ठीक है? Section 12 talks about this, and besides that approval of NCLT is also required. But for all other matters 51% of the voting share approval is. तो ये तीन मेजर थ्रेशोल्ड्स हैं, 66%, 90% एंड 51%। अब इसमें खास ध्यान रखने वाली बात क्या है? ये जो 66% है ये टोटल वोट शेयर का है, ये नहीं कि प्रेजेंट एंड वोटिंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं है यहां पर। यहां पर 66%, सपोज द टोटल डेट, जो भी अप्रूव जो क्लेम्स है एडमिटेड क्लेम्स, ये दिस वोट शेयर इज असाइंड बेस्ड ऑन द एडमिटेड क्लेम्स। अगर हम वोट शेयर की डेफिनेशन देखें तो वोट शेयर की डेफिनेशन कौन से सेक्शन में दे रखी है? वोटिंग शेयर इज गिवन इन सेक्शन 5 सबसेक्शन 28। तो सेक्शन 5 सबसेक्शन 28 अगर हम पढ़ें तो वोटिंग शेयर मीन्स द शेयर ऑफ द वोटिंग राइट ऑफ ए सिंगल फाइनेंशियल क्रेडिटर इन द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स which is based on the proportion of the financial debt owed to such a financial creditor in relation to the financial debt owed by the corporate debtor. ठीक, अब वोट शेयर निकलता कैसे? पब्लिक अनाउंसमेंट हो गई, इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट, ठीक है, एप्लीकेशन हैज बीन एडमिटेड, हु फाइल्ड द एप्लीकेशन? फाइनेंशियल क्रेडिटर, ऑपरेशनल क्रेडिटर और सीडी फाइल्ड द एप्लीकेशन। ठीक है, अब कमलदीप कालरा जी बताइए जरा वोट शेयर कैसे कैलकुलेट करते हैं, कुछ आइडिया है? बताइए एक बार। सर जिसका डेप्ट जितना ज्यादा दिया रखा होगा ना कंपनी को पैसा, हाँ तो उसका वोट शेयर उतना ज्यादा होगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, क्या रिलेटेड पार्टीज का डेट भी इसमें काउंट करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं सर, रिलेटेड पार्टी का नहीं। रिलेटेड पार्टी का डेट काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो जो भी अनरिलेटेड पार्टीज हैं उन्हीं का डेट ही काउंट होगा। और मान लीजिए अनरिलेटेड पार्टीज का टोटल डेट आपका 100 करोड़ है, अब उसमें से 66% आपको करना है। अच्छा, ये 100 करोड़ का डेट मान लीजिए टोटल है, ठीक है। अब एक मीटिंग हुई, सीओसी की मीटिंग हुई, ए मीटिंग ऑफ सीओसी वाज कॉल्ड, जिसमें सिर्फ 50 करोड़ के वर्थ ऑफ क्रेडिटर्स आए। ऐसा हो सकता है, सारे तो नहीं आते मीटिंग में, है ना? मेरा क्वेश्चन समझ रहे हैं आप? Yes, sir. 100 करोड़ का टोटल वोट शेयर है, ठीक है, अनरिलेटेड फाइनेंशियल क्रेडिटर्स का। ठीक है, अब 100 करोड़ में मान लीजिए 10 पार्टीज हो सकती है, 20 हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। उसमें से 50 करोड़ वर्थ ऑफ क्रेडिटर्स ओनली केम टू द मीटिंग। अब ये जो 66% है इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? 50 करोड़ का या 100 करोड़? दिस इज द क्वेश्चन।
हाँ काजल किरण जी आप बताइए। सीओसी Yes, में टोटल जो डेट है अनरिलेटेड फाइनेंशियल क्रेडिटर्स का, दैट इज 100 करोड़। ठीक है। आउट ऑफ दोज 100 करोड़ वर्थ ऑफ क्रेडिटर्स, ओनली 50 करोड़ वर्थ ऑफ क्रेडिटर्स केम टू द मीटिंग। अब आपको 66% कैलकुलेट करना है, तो वो किसका करोगे, 50 का या 100 का? दिस इज द क्वेश्चन। सर 100 का वेरी गुड, प्रेजेंट एंड काउंट होगा सर। वेरी गुड। और अगर मान लीजिए आए ही 50 है, तो 50 में तो 66 हो नहीं सकता, है ना? 50 में तो मैक्सिमम 50% ही हो सकता है। Yes. तो यस सर। 66 पर कोई प्लान, ऐसा कोई ऐसा रेजोल्यूशन है कि सपोज देयर इज अ रेजोल्यूशन रिगार्डिंग एक्सटेंशन ऑफ द सीआईआरपी पीरियड, देन व्हाट यू विल डू? अब आपका रेजोल्यूशन तो पास नहीं हुआ वो, तो उसके लिए क्या करेंगे? Same day, same venue, same time next day. It should be deferred meeting. नहीं 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 नहीं, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। Okay, sir. वो तो है अगर कोरम ही नहीं हुआ तो। Okay, sir. हाँ दैट sir. कॉन्सेप्ट इज देयर व्हेन कोरम इज नॉट देयर। Okay. नाउ सपोज देयर इज अ रेजोल्यूशन which requires 66% ऑफ द वोट शेयर। ठीक है। अब 50 ही आए उस मीटिंग में, तो आप 66% वाला रेजोल्यूशन पास करने के लिए क्या करेंगे? बताइए काजल जी, आप बताइए, एनी आइडिया? सर टोटल पे है? नेक्स्ट नेक्स्ट मीटिंग फिक्स कर लेंगे उसके लिए। नहीं नहीं नहीं, नेक्स्ट मीटिंग क्यों फिक्स करेंगे? सर टोटल जो डेप्ट है ना अनरिलेटेड पार्टीज का, हाँ, वही कंसिडर होगा सर, जो प्रेजेंट एंड वोटिंग का नहीं होगा। नहीं वो तो मीटिंग बात ठीक है, बट उसको मीट करने के लिए करेंगे क्या? भाई आपके पास 100 करोड़ में से 50 करोड़ वाले ही आए, सारे एग्रीड है, ठीक है, मान लीजिए सिंपल सोल्यूशन लेते हैं, सारे एग्रीड है, 50 करोड़ वाले तो भाई 50% ही हुआ, अब चाहिए 66, तो उसके लिए करेंगे क्या? सर वो वोटिंग विंडो ओपन रखते हैं। वोटिंग ओपन करते हैं। यस सर। उसके लिए वोटिंग विंडो हम ओपन रखते हैं। ओपन करते हैं। जैसे कई बार क्या होता है, बैंकर्स कम टू द मीटिंग, वो बोलते हैं भाई देखो हमें तो एचओ से अप्रूवल लेना पड़ेगा, हमें तो रीजनल ऑफिस से अप्रूवल लेना पड़ेगा, हम तो यहाँ कुछ वोट कर नहीं सकते। उसके लिए क्या करते हैं, वोटिंग विंडो ओपन रखते हैं, वो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलिए। Sir, sir. हम्म। सर एक यहाँ पे लिखा है सर वोटिंग थ्रेशोल्ड रिड्यूस फ्रॉम 75% टू 66% ऑफ वोटिंग सेट्स हाँ, हियर दो ये पहले दो कभी होता था जब ओके आईबीसी सर शुरू वो शुरू में आया की था। शशिधर वर्सेस वो जो केस था उसके बारे में उसके हाँ, ओके ठीक है सर तो अब प्रोसेस कस्टोडियंस क्या है, ज्वाइंटली विद आरपी, तो इट ensures fidelity to the process at all times. Process to take precedence over outcome may result in higher instances of liquidation or lower recovery in resolution. Least susceptible to challenge, legal uncertainties, and courts have tipped the balance in favor of outcome in line with the objectives of the court. ठीक, सिक्योर्ड फाइनेंशियल क्रेडिटर्स। ठीक है। अब सिक्योर्ड फाइनेंशियल क्रेडिटर्स का क्या कोई डिफरेंट ट्रीटमेंट होता है सीआईआरपी में? कमलदीप कालरा जी, क्या इनको कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं या नॉर्मल जो जैसे दूसरे क्रिएटर है वैसे ही है? कुछ फर्क होता है क्या इनके ट्रीटमेंट में? सर समझ, उनसे पूछा जाता है कि अपनी सिक्योरिटी रिक्विजिश करते हो तो वो ऐसा है इसके यहाँ पर तो देखो सिक्योरिटी तो इन्फोर्स कर ही नहीं सकते। सेक्शन 14 हमने पढ़ा, सेक्शन 14 क्या बोलता है, एनी एक्शन टू फोरक्लोज द सिक्योरिटी इज बार्ड। ठीक है ना, दे कैन नॉट टेक एनी एक्शन फॉर रिकवरी। तो सीआईआरपी में तो चाहे सिक्योर्ड हो चाहे अनसिक्योर्ड हो सब बराबर है, कोई फर्क नहीं है, ना वोटिंग में फर्क है, ना कोई ये काम कर सकते। अपनी अगर सिक्योरिटी इनके पास है भी, तो भी ये क्या है, ये कोई एक्शन नहीं ले सकते उस पर, जैसे सरफेसी वगैरह में कोई एक्शन नहीं ले पाएंगे सीआईआरपी पीरियड, जब तक सीआईआरपी चल रही है। लिक्विडेशन में ले सकते हैं, सीआईआरपी में नहीं ले सकते। ठीक है जी। तो naturally, in case of secured financial creditors, their self-interest is involved, and then individual recovery is paramount. And but IBC is designed for collective or representative action. ठीक है, and the idea is the preference is to resolution over recovery. Now, the COC, it is the fiduciary of the all the creditors.
So COC is constituted with only financial creditors for expertise in credit evaluation and resolution. ठीक है, because फाइनेंशियल क्रेडिटर्स में भी कौन होते हैं? बेसिकली दोज हु हैव इन्वेस्टेड देयर मनी इन द कंपनी. दे कुड बी bankers, they could be private financiers, but they have got some expertise in credit evaluation and resolution. They have got deepest understanding of the debtor's business and causes of insolvency. देखो, कोई भी डेट देता है कंपनी को, नॉर्मली क्या होता है, कोई भी लोन देगा तो कंपनी को एसेस करेगा ना, ऐसे तो नहीं देगा ना, क्योंकि उसका अपना फाइनेंस इन्वॉल्व है ना. एंड दे आर मोस्ट इंटरेस्टेड इन ए सस्टेनेबल आउटकम. So it is expected to act fairly and equitably towards other creditors. And is there a duty towards other creditors, especially operational creditors? And what is equitable treatment? So this equitable treatment has to be ensured in the resolution plan also. ऐसा नहीं है, क्योंकि financial creditors, they normally the unrelated financial creditors, they are part of the COC. Operational creditors normally do not find a place in the COC. Now, let us first try to understand the scenarios where operational creditors will find a place in COC. Operational creditors कब आएंगे COC में? किस सिचुएशन में आएंगे? काजल जी बताइए आप. When all the financial creditors are related financial creditors. Right. When all the financial creditors are related parties. ठीक है. So then, and there is no financial operational creditors at all. creditors will come. And acha, in case of operational creditors also, whether this concept of related parties applies, yes or no? Yes, sir. Yes. So in case of operational creditors also, you have to see that only unrelated financial creditors will come to the COC. क्योंकि क्या लिखा है, mutatis mutandis अप्लाई होगा. ठीक है. और कितने ऑपरेशनल क्रेडिटर्स आएंगे इन COC? Whether all the unrelated operational creditors will come or what? 18 largest operational हाँ. creditors. In terms of value, plus one Value, representative of plus workmen, plus one women and representative of employees. employees. Acha, can there be a situation where there are financial creditors also, but still operational creditors are also invited to the meetings of the COC? कोई ऐसी भी सिचुएशन है क्या? Yes, sir. क्या सिचुएशन है वो? What is that situation? In which there are some unrelated financial creditors, but still operational creditors are also invited to the meetings of COC. So what is that scenario? When operational creditors constitute not less than 10% of the debt. ठीक है. तो अब ये कॉन्सेप्ट है, इसमें क्या होगा, इसमें कोई वोटिंग का राइट नहीं होगा ऑपरेशनल क्रेडिटर्स को, बट दे विल बी इनवाइटेड टू द मीटिंग्स ऑफ द COC. जैसे कि बोर्ड मेंबर्स को भी इनवाइट करना आप, है ना, जो सस्पेंडेड बोर्ड है उसको भी इनवाइट करेंगे. ऐसे ही जो ऑपरेशनल क्रेडिटर्स है, दोज हु कॉन्स्टिट्यूट नॉट लेस देन 10% ऑफ द डेट, दे विल आल्सो बी इनवाइटेड टू द मीटिंग्स ऑफ द COC. ठीक है. ये कहां लिखा हुआ है? सेक्शन 24 3C. Operational creditors or their representatives, if the amount of their aggregate dues is not less than 10% of the debt. और इनका ये जो ऑपरेशनल क्रेडिटर्स है, ये सारे आएंगे या इनका भी एक रिप्रेजेंटेटिव आएगा? क्या होगा? One representative. वन रिप्रेजेंटेटिव, एक रिप्रेजेंटेटिव इनका आएगा, लेकिन उसको कोई वोटिंग का राइट नहीं. Control over assets or business. So while the IBC vests the powers of the board with the RP, as case law imposed the similar duties on the COC. And who is and should be in the driver's seat? Is there a risk of shadow director liability? Guardians of public interest. COC plays the most crucial role in a CIRP. तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है?
value preservation, maximize value realization, and ensure timely completion of CIR. और constitution क्या होगा? Financial creditors, operational creditors could also be there, home buyers and others could be there. Added responsibility, it must ensure interest of all the stakeholders is safeguarded. Typically, larger and longer uh, term sums giving better knowledge of legacy issues and core operations equipped with financial expertise. Duties and responsibilities of the COC. Duties. Financial duties क्या है? They have to manage the liquidity position of the CD during the CIR. ठीक है. Process duties क्या है? They have to ensure that timelines are met, assessment of RP performance and fair and efficient negotiation process. Operational duties क्या है? To give expeditious approval to CIRP cost after cost benefit analysis and other support क्या है? Filing of avoidance applications, appointment of legal counsel of the COC, etc. Now, the COC has responsibilities towards each of the multiple stakeholders in the CIRP. So they have got duties towards the RP, corporate debtor, adjudicating authority, members interest, resolution applicants, and operational creditors. Now, duties and responsibilities vis-a-vis the insolvency professional and the corporate debtor. Appointment of RP and other advisors. So what the COC will do? They will confirmation of RP and assessment of performance of RP. Approval for appointment of advisors to RP. ठीक है? And approval for appointment of legal advisors. Liquidity announcement, interim finance, disposal of non-core assets, payment for critical business services of the CD, and CIRP cost payments and approval. All this has to be done by the COC. Then operational support to the RP. Documents to RP for claim adjudication, documents to resolution applicants for due diligence, and documents to RP for filing avoidance applications. Now, what are the duties and responsibilities vis-a-vis the operational creditors? So first is that the interest of the OCs must be addressed, assess credibility of the resolution applicants, weightage in evaluation metrics, and then maximize value realization. Duties and responsibilities vis-a-vis the members' interest. So they have to approach towards the CIRP should be inclusive for a fair and transparent process. In real estate cases, interest of the home buyers must be safeguarded, and they should arrive at a timely consensus regarding cost of the non-fund based limits of the city. What are their duties towards the resolution applicants? Timely approval to present value erosion, articulation of expectations for a meaningful negotiation, successful resolution applicant to be consulted in on business decisions. Then it has to give the balanced expression of interest eligibility criteria, review evaluation reports, comparison with liquidation, and then timely nomination to the monitoring committee. Duties and responsibilities vis-a-vis the adjudicating authority, appointment of senior legal counsel, attend the AA hearings when required, ensure minutes of the COC meetings are correctly recorded, and ensure statutory requirements of the resolution plan are met. Okay. So now let us do a section-wise reading of this IBC. अब आपको कुछ कुछ आइडिया हो गया होगा कि आईबीसी है क्या.
Just a minute. So let me share the screen with you. And all these PPTs I will share with you. ये है हमारी PPT जो इसमें पूरा IBC हमने कवर किया हुआ है. So first things first, section 1 and 2 we have covered. Section 3. Section 3 में there are 2 or 3 major aspects which we have to cover. क्या क्या है देख लेते हैं एक बारी. One is claim. ठीक है. अब क्लेम क्या है बेसिकली? व्हाट इज द क्लेम? क्लेम क्या है? व्हाट इज क्लेम? कैन यू रीड इट फ्रॉम हियर? क्लेम क्या है? काजल जी, कैन यू रीड क्लेम? Yes, And sir. how it is different from debt? So please explain how it is different from debt, and whether every claimant can file an application under section 7, 9 or 10. Sir, shall I read, sir? Yes, claim. Claim means a right to payment, whether or not such right is reduced to judgment, fixed, disputed, undisputed, legal, equitable, secured, or unsecured. And B is right to remedy for breach of contract under any law for the time being in force, if such breach gives rise to a right to payment, whether or not such right is reduced to judgment, fixed, matured, unmatured, disputed, undisputed, secured, or unsecured. देखिए, बेसिक बात अपने को क्या अभी ध्यान में रखनी है? बेसिक बात ये ध्यान में रखनी है कि एवरी क्लेमेंट कैन नॉट फाइल एन एप्लीकेशन फॉर इंसॉल्वेंसी. जैसे क्लेम क्या है? क्लेम तो हर कोई फाइल करेगा. जब वंस CIRP स्टार्टेड, एवरीबडी विल फाइल द क्लेम. ठीक है. जिसने एप्लीकेशन लगाई है वो भी क्लेम फाइल करेगा. जैसे सपोज ए फाइनेंशियल क्रेडिटर हैज इनिशिएटेड एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 7. ठीक है. उसकी एप्लीकेशन एडमिट हो गई. क्या उसको क्लेम फाइल करना है? द आंसर इज यस. उसको भी क्लेम फाइल करना. अच्छा, सपोज एन ऑपरेशनल क्रेडिटर हैज फाइल्ड एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 9. वो भी क्लेम फाइल करेगा. ऐसा हो सकता है कि ही मे नॉट फाइंड अ प्लेस इन COC. क्यों? क्योंकि COC में तो कौन आएंगे? अनरिलेटेड फाइनेंशियल क्रेडिटर. तो ऐसा भी हो सकता है कि जिसने एप्लीकेशन फाइल की उसको ही COC में जगह ना मिले. ऐसा हो सकता है ना? तो क्लेम में व्हाट इज कवर्ड? आपको कुछ कंपनी से पैसा लेना है तो क्लेम. ठीक है. या फिर राइट टू रेमेडी है आपके पास फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. सो देयर इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड यू हैव गॉट राइट टू रेमेडी. ठीक है. लेकिन राइट टू रेमेडी इफ सच ब्रीच गिव्स राइट टू पेमेंट, जैसे लिक्विडेटेड डैमेजेस. ठीक है. तो उस केस में क्या होगा? इट इज ए क्लेम. अब नाउ हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम डेट? डेट क्या है ये देखिए. व्हाट इज अ डेट? सेक्शन 3 सबसेक्शन 11. डेट क्या है? डेट पढ़िए जरा. Yes, sir. हम्म. It means a liability or obligation in respect of a claim which is due from any person and includes a financial debt and operational debt. हाँ, तो यहां पर क्या आ गया? एवरी क्लेम इज नॉट अ डेट. ठीक है. डेट कब हुआ? जब वो ड्यू हो गया. जब क्लेम ड्यू हो गया तो वो डेट हो गया. जैसे मान लीजिए, सपोज आपने क्या किया, आप कंपनी ने एक कार फाइनेंस कराई. ठीक है. अब कार जो फाइनेंस है, सपोज इट इज फाइनेंस फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years. ठीक है. तो द एंटायर लोन इज नॉट ए डेट. वो क्लेम तो हो सकता है भाई. व्हेन द कंपनी विल गो इनटू CIRP, तो वो क्या करेगा? वो सारा जो डेट है उसकी प्रेजेंट वैल्यू काउंट करके और क्लेम फाइल करेगा. ठीक है. और डेट क्या है? डेट is a type of claim which is due from any person and includes a financial debt and operational debt. और default क्या है? ये तीनों डेफिनेशन हमें साइमल्टेनियसली पढ़नी है. क्लेम, डेट और डिफॉल्ट. डिफॉल्ट क्या है? So default means non-payment of debt when whole or any part or installment of the amount of the debt has become due and payable and is not paid by the debtor or the corporate debtor as the case may be. हाँ, तो ये है
हमारा डिफॉल्ट, और हमारा ट्रिगर पॉइंट क्या है सेक्शन 4 में, डिफॉल्ट है। ठीक है, अगर डिफॉल्ट होगा तभी आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते। जैसे मान लीजिए एक आदमी ने लोन दे रखा है कंपनी को 5 करोड़ रुपए का, तो क्या वो सेक्शन 7 की एप्लीकेशन लगा सकता है? अभी ड्यू नहीं हुआ डेट, मान लो उसने 5 साल का डेट दिया, अभी कल ही डेट दिया है, तो क्या वो आज एप्लीकेशन लगा सकता है? वो नहीं। वो कब लगा सकता है? जब वो ड्यू हो जाए और कंपनी ना दे, तभी लगा सकता है। ठीक है, And then default only. हाँ वही no है। disputed. हाँ डिफॉल्ट होना चाहिए। नहीं, And sir, डिस्प्यूट, अब डिस्प्यूट वाली बात बाद में आएगी। okay डिस्प्यूट sir. तो फाइनेंशियल क्रेडिटर के केस में तो डिस्प्यूट अनडिस्प्यूट का कोई फर्क नहीं है। आपका डेट Okay. ड्यू है और कंपनी इज नॉट पेइंग, डिफॉल्ट हो गया, तो सेक्शन 7 एप्लीकेशन लग सकती है। वहां डिस्प्यूट की बात ही नहीं है। डिस्प्यूट तो हमेशा होता ही है फाइनेंशियल डेट में, है ना? Or sir, whether sir notice is applicable for both OC and FC नहीं, notice. नोटिस भी कोई जरूरी नहीं है। Okay sir. कोई Okay. जरूरी नहीं है, सेक्शन 7 एप्लीकेशन में कुछ नहीं है। Okay डिफॉल्ट sir. होगा, एप्लीकेशन कंप्लीट है और आपने आईआरपी का नाम दिया हुआ, बस लग जाए, एडमिट हो जाएगी। वो तो नेचुरली एनसीएलटी, वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के बेसिस पर वो दे विल गिव नोटिस टू द सीडी आल्सो, दैट इज डिफरेंट मैटर। कि भाई ऐसा तो नहीं उसने पेमेंट कर दिया हो या कुछ कर दिया हो, वो वाली बात है, बाकी वैसा कुछ नहीं। एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट है यहां पर फाइनेंशियल पर्सन की डेफिनेशन। ठीक है, पर्सन की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। तो पर्सन में कौन है? The person includes Hindu undivided family, an individual, a company, a trust, a partnership, a limited liability partnership, and any other entity established under a statute, and includes a person resident outside India. तो अच्छा, और कॉर्पोरेट डेटा, ये हमारा कॉर्पोरेट डेटा, इसमें डेफिनेशन या नहीं? यहाँ कॉर्पोरेट पर्सन, हाँ ये कॉर्पोरेट पर्सन की डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो कॉर्पोरेट पर्सन क्या है? ये है कॉर्पोरेट पर्सन। तो कॉर्पोरेट पर्सन एक बार और पढ़ लीजिए, कॉर्पोरेट पर्सन क्या है? Corporate person means a company as defined in clause 20 of section 2 of the Companies Act 2013, 18 of 2013, a limited liability partnership as बस defined in एलएलपी clause पढ़ लीजिए। तो कंपनी कॉर्पोरेट पर्सन में कौन आ गए? कंपनी आ गई, एलएलपी आ गई, LLP या एनी or a अदर पर्सन विद limited. incorporated with limited liability, but shall not include any financial service provider। तो अब ये क्यों लिख दिया shall not include any financial service provider? Because financial service providers are excluded here, sir. हाँ, तो यहां पर क्या है कि नॉर्मल सीआईआरपी प्रोविजंस विल नॉट बी एप्लीकेबल इन केस ऑफ फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर। बैंक ने लोन दिया कंपनी को, बैंक एप्लीकेशन लगा सकता है एज फाइनेंशियल क्रेडिटर अंडर सेक्शन 7, लेकिन बैंक ने मान लो किसी से काम करवा लिया, ऐसा भी हो सकता है ना। बैंक ने एक एजेंसी को काम दे दिया कि भैया तुम हमारे बोर्ड लगा दो, नियॉन साइंस लगा दो, और उसकी पेमेंट बन गई 2 करोड़ रुपए। तो क्या ऑपरेशनल क्रेडिटर बैंक के अगेंस्ट में एप्लीकेशन लगा सकता है? No, sir. No, तो no, वो sir. यहां पर नहीं लगा पाएगा। वो तो अगर कोई मेजर ही डिफॉल्ट होना शुरू हो जाए, बैंक किसी का भी पैसा नहीं दे रहा है ना, तो उस केस में क्या होगा? क्योंकि ये जो फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स है, दे आर रेगुलेटेड, और फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर का डेफिनेशन भी दे रखा है। ये फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर कौन है, वो एक डेफिनेशन दे रखा है। तो फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर वो है ये ये भी देख लीजिए, सेक्शन 3 सब सेक्शन 17 एक बार देख लीजिए क्या बोलता है फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर Means a कौन? person हाँ, engaged in the business of providing financial services in terms of authorization issued or registration granted by a financial sector regulator. हाँ, तो बेसिकली फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर कौन है? एक प्राइवेट फाइनेंसर जो है, क्या वो फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर है? द आंसर इज नो। ये They are फाइनेंशियल फाइनेंशियल RBI. सर्विस प्रोवाइडर कौन होना चाहिए? जो कि फाइनेंशियल सर्विसेज देता है इन टर्म्स ऑफ ऑथराइजेशन इंस्टीट्यूट और रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड बाय फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर।
और फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर की भी डेफिनेशन दे रखी है। कौन है फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर? आरबीआई, सेबी, maybe. आईआरडीए, पीएफआरए एंड अदर रेगुलेटरी अथॉरिटीज। ठीक है, तो अब ये कॉर्पोरेट पर्सन में फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर को एक्सक्लूड कर दिया, तो उनके लिए सेपरेट सेक्शन बना दिया, सेक्शन 227। तो सेक्शन 227 क्या बोलता है कि भाई अगर इनके अगेंस्ट में एक्शन लेना है, किसी फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर के अगेंस्ट में एक्शन लेना है, तो क्या करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट विल कंसल्ट दी फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर, उनसे कंसल्ट करेंगे, उस रेगुलेटर से कंसल्ट करेंगे, देन दे विल इशू ए नोटिफिकेशन कि भैया इसको ला सकते हैं, एंड देन द प्रोसेस विल स्टार्ट विच इज सिमिलर टू सीआईआरपी प्रोसेस, है ना, बट नॉट एग्जैक्टली सेम, थोड़ा सा डिफरेंट है। Awesome. With the क्योंकि approval of RBI, sir, RBI approval. हाँ, हाँ, Yeah. आरबीआई या जो भी उसका रेगुलेटर होगा, मान Regulator. लो Yes, इंश्योरेंस yes, कंपनी है, perfect. तो हाँ हाँ इंश्योरेंस हाँ. कंपनी वाला इंश्योरेंस रेगुलेटर से पूछेंगे। अब Yes, होता yes. क्या है, उसका रीजन भी है कि उनके पास ना थर्ड पार्टी एसेट्स भी होते हैं। जैसे मान लो हम्म. मुथूट फाइनेंस है, हाँ हाँ, अब सही है मुथूट सर. फाइनेंस के अगेंस्ट में अगर एक्शन लेना है, तो मुथूट फाइनेंस के पास लोगों का गोल्ड पड़ा होगा, है ना, जो उसके एसेट्स नहीं है। हम्म. तो उन एसेट्स का क्या होगा, वो सब चीजें हैं। इसीलिए क्योंकि फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर में ना बेसिकली पब्लिक कॉन्फिडेंस भी इन्वॉल्व होता है, गवर्नमेंट भी हिल सकती है अगर बैंक फेल होने लग जाए तो। इसीलिए उन्होंने उस सेपरेट प्रोसेस को सेपरेट रखा बेसिकली। तो ये हमारी कुछ डेफिनेशंस है सेक्शन 3 में। सेक्शन 4 हमने पहले ही पढ़ लिया कि 1 करोड़ का डिफॉल्ट है और प्रीपैक के केस में 10 लाख का डिफॉल्ट है। सेक्शन 5 में कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, ठीक है। जिसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है सेक्शन 5 सबसेक्शन 24। तो सेक्शन 5 सबसेक्शन 24 क्या बोलता है? इट टॉक्स ऑफ द रिलेटेड पार्टी। और रिलेटेड पार्टी में बेसिकली व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ए रिलेटेड पार्टी? हमने ये भी पढ़ा कि भाई जो भी, अगर कोई फाइनेंशियल डेट भी है, इफ इट बिलोंग्स टू अ रिलेटेड पार्टी, देन दे विल नॉट फाइंड अ प्लेस इन द सीओसी। क्योंकि लॉबिकर से मानते हैं कि रिलेटेड पार्टी ये जो है ना, इनके साथ हो सकता है इनको फेवर किया हो सीडी ने। क्योंकि रिलेटेड पार्टी में कौन है? दोज हु आर एबल टू इन्फ्लुएंस द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ द सीडी, दे आर बेसिकली रिलेटेड पार्टीज, है ना। हो सकता है मैनेजमेंट की वजह से, मे बी बाय वर्च्यू ऑफ रिलेशनशिप या बाय वर्च्यू ऑफ शेयर होल्डिंग, है ना। तो इस तरह से दे मे बी एबल टू इन्फ्लुएंस द डिसीजन मेकिंग। तो एक तो हमें क्या करना है कि इनके साथ जो ट्रांजेक्शन हुई उनको देखना है ना, कि ऐसा तो नहीं हम्म. कि इनको कुछ ट्रांसफर कर दिया हो जिसकी वजह से कंपनी में आज ये प्रॉब्लम हो गई। और दूसरा ये कि दे हैव टू बी केप्ट आउटसाइड द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ठीक है। तो ये रिलेटेड पार्टी की कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 6 टॉक्स ऑफ द पर्सन हु मे इनिशिएट द सीआईआरपी प्रोसेस, है ना, फाइनेंशियल क्राइटेरिया, ऑपरेशनल क्राइटेरिया और कॉर्पोरेट। Corporate. सेक्शन Yes. 7 में क्या है? सेक्शन 7 टॉक्स ऑफ द एप्लीकेशन। अब सेक्शन 7 में बोलता है कि फाइनेंशियल क्राइटेरिया सिंगली भी एप्लीकेशन लगा सकता है और ज्वाइंटली भी लगा सकते हैं। अच्छा, एक कंपनी में मान लीजिए 25-25 लाख के 4 फाइनेंशियल क्राइटेरिया है, तो क्या वो 4 ज्वाइंटली एप्लीकेशन लगा देंगे 1 करोड़ बनाने के लिए, या नहीं? यस और नो? Yes, sir. यस, दे कैन। अच्छा, ऐसे ही ऑपरेशनल क्राइटेरिया है, 25-25 लाख के 4 ऑपरेशनल क्राइटेरिया है, क्या वो No. ज्वाइंटली No, एप्लीकेशन sir. लगा सकते हैं? No, sir. No. नहीं, Only single in case of हाँ, वहां operation. सिंगल है, यहां पर ज्वाइंटली भी लगा सकते हैं। अच्छा, अगर होम बायर्स है तो होम बायर्स के केस में कितने फाइनेंशियल क्राइटेरिया होने चाहिए? At least 66. हाँ, एटलीस्ट 100 और 10% of the total Total allottees. allottees. हाँ, total number But of sir, with such the creditors in the same class, whichever is हाँ. But Hmm. which is less, sir. अच्छा, फाइनेंशियल क्रेडिटर जो एप्लीकेशन लगाएंगे, कौन से फॉर्म में एप्लीकेशन लगेगी? Sir, form number 1. फॉर्म नंबर 1 में, ठीक है। तो आपको नजर आ रहा होगा, जैसे मैंने वहां पर क्लिक किया तो ये रूल खुल गया इसका, ठीक है। तो और अगर हम फॉर्म पर क्लिक करेंगे तो फॉर्म भी खुल जाएगा। ये सारा इंटरलिंक किया हुआ है हमने, ठीक है। अच्छा, अगर ऑपरेशनल क्रेडिटर ने एप्लीकेशन लगानी है तो क्या होगा? uh, ऑपरेशनल क्रेडिटर अगर एप्लीकेशन लगाएगा, Form 4 होता है ऑपरेशनल क्रेडिट के लिए, सर। with the fees of 2000.
And Form 1, 25,000 fees. फॉर्म 5 होना चाहिए मेरे ख्याल से, तो ऑपरेशनल क्रेडिटर का। फॉर्म 5 सर उसका है, सीडी का है। नहीं वो तो 6 का है। सर, हाँ फॉर्म 6 है सीडी का सर। हाँ, तो फॉर्म 5 ऑपरेशनल क्रेडिटर का ना। 3 और 4 हाँ में तो डिमांड नोटिस है और वो है ना, कॉपी ऑफ इनवॉइस। हम्म सही है सर, सही है सर। है ना। हाँ, सही ठीक है। है। अच्छा, सेक्शन 7 और सेक्शन 8 की एप्लीके सेक्शन 9 में क्या फर्क है? ऑपरेशनल क्रेडिटर अगर एप्लीकेशन लगाता है और फाइनेंशियल क्रेडिटर एप्लीकेशन लगाता है, तो बेसिक डिफरेंस क्या है? सर, ये जो सेक्शन 8 है ये डिमांड नोटिस और इनवॉइस नोटिस भेजने का सेक्शन है, और सेक्शन 9 में एप्लीकेशन लगता है हाँ, उसको तो बेसिकली क्रेडिटर क्या का। है कि अगर ऑपरेशनल क्रेडिटर को एप्लीकेशन लगानी है, तो उसको एप्लीकेशन लगाने से पहले कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी है, और वो कंडीशंस दे रखी है सेक्शन 8। क्यों? ऐसा क्यों कहा गया? ऐसा ये कहा गया कि ऐसा नहीं है कि डिफॉल्ट इसमें भी हुआ है, ऑपरेशनल क्रेडिटर में भी, लेकिन ऑपरेशनल क्रेडिटर के लिए ज्यादा कंडीशन लगा दी। पहली बात, एक तो ये सिंगल लगा सकता है एप्लीकेशन, ठीक है, और इसको There डिमांड is no नोटिस देना पड़ेगा, या हाँ, no dispute sir, no disputes. हाँ, एक तो ये है कि दे हैव टू डिलीवर ए डिमांड नोटिस या कॉपी ऑफ एन इनवॉइस डिमांडिंग पेमेंट, Okay. और उसके बाद में फिर 10 दिन Yes देंगे sir. उसको, सीडी को, Okay. कि सीडी को देंगे 10 दिन रिवर्ट करने के लिए। अब सीडी क्या बोल सकता है? वो बोल सकता है जी हमारा तो डिस्प्यूट है, ठीक है। अब डिस्प्यूट का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्प्यूट? Dispute sir, in layman language it will be unreconciled ledger or a debit note called a disputes. Is also called a देखो, disputes. डिस्प्यूट में क्या हो सकता है? अगर मान लीजिए कोई कोर्ट केस ऑलरेडी फाइल्ड है या Court decree. आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग चल रही है, तो इसका मतलब डिस्प्यूट है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कोई सूट फाइल्ड भी नहीं है, कोई आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग भी फाइल्ड नहीं है, तब भी डिस्प्यूट हो सकता है। क्यों? डिस्प्यूट में क्या है? बेसिकली डिस्प्यूट का मतलब क्या है, और डिस्प्यूट क्या डिफाइंड है कहीं पर? द आंसर इज यस। डिस्प्यूट डिफाइंड है आपका सेक्शन 5 सबसेक्शन 6 में, ठीक है। अगर हम सेक्शन 5 सबसेक्शन 6 देखें, तो वो डिस्प्यूट की डेफिनेशन की बात करता है, और वो क्या कहता है? Dispute includes suits or arbitration proceedings relating to the हाँ, existence or the amount of debt, the quality of goods or services, or हाँ, the breach of a representation or warranty, sir, is called a तो dispute, sir. बेसिकली क्या है, और यहां पर भी इंक्लूसिव डेफिनेशन, Perfect. डिस्प्यूट इंक्लूड्स ए सूट और आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग। क्या? पहला तो एग्जिस्टेंस ऑफ द अमाउंट ऑफ डेट, एक आदमी कह रहा है मैंने लेना है, दूसरा कह रहा है देना ही नहीं है। दूसरा फिर क्वालिटी ऑफ गुड्स और सर्विस, या तीसरा ब्रीच ऑफ रिप्रेजेंटेशन और वारंटी, Warranty. ठीक है। Hmm. अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने नोटिस दे दिया सेक्शन 8 में, ठीक है। 10 दिन इसको दिए, 10 दिन के अंदर ये क्या कहेगा जो सीडी है? या तो ये कहेगा जी ऐसा है, हमारा तो डिस्प्यूट चल रहा है, मैं इसलिए पेमेंट नहीं कर रहा, ठीक है। या फिर मैंने पेमेंट ऑलरेडी कर दिया है, और ये रही इसकी अटेस्टेड कॉपी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर की। या फिर कि भाई आपने चेक एंड कैश करा लिया है। और अगर ये कोई जवाब नहीं देता, 10 दिन तक ये वेट करेगा ऑपरेशनल क्रेडिटर, और फिर 11वें दिन अपना एप्लीकेशन लगा सकता, ठीक है। और एप्लीकेशन के साथ साथ में क्या क्या लगाएंगे ये ऑपरेशनल क्रेडिटर? ये एक तो कॉपी Hmm. ऑफ इनवॉइस डिमांडिंग पेमेंट या डिमांड नोटिस। अच्छा, क्या फाइनेंशियल क्रेडिटर को भी डिमांड नोटिस देना है क्या, या नहीं? सेक्शन 7 की एप्लीकेशन लगाने के लिए, नो सर। हाँ, वहां कोई जरूरी नहीं है, लेकिन यहां पर जरूरी, एप्लीकेशन के साथ में भी लगाना है कि आपने इसको इनवॉइस दिया था डिमांडिंग पेमेंट या डिमांड नोटिस। फिर एफिडेविट देना है। एफिडेविट क्या देना है? दैट देयर इज नो नोटिस गिवन बाय द कॉर्पोरेट डेटर रिलेटिंग टू डिस्प्यूट ऑफ द अनपेड ऑपरेशनल डेट, कि भाई सीडी ने कोई भी डिस्प्यूट नहीं किया है, ये भी एफिडेविट देना है इसको ऑपरेशनल क्रेडिटर को। फिर बैंकर से सर्टिफिकेट लेना अगर अवेलेबल हो तो, कि भाई पेमेंट नहीं हुआ, इफ अवेलेबल है। फिर अगर इंफॉर्मेशन यूटिलिटी का कोई रिकॉर्ड है वो देना है। फिर एनी अदर प्रूफ, ठीक है। और फिर ये जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है,
आप उसका नाम प्रपोज कर सकते हैं। यहाँ ऑप्शन है, जैसे फाइनेंशियल क्रेडिटर या जो कॉर्पोरेट डेटर है, ही हैज टू मैंडेटरीली गिव द नेम ऑफ ए रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, लेकिन यहां पर मे वर्ड लिखा है। ठीक है, अगर हम सेक्शन 7 में देखें तो सेक्शन 7 में क्या लिखा है? सेक्शन Shall. 7 में लिखा ये कि फाइनेंशियल क्रेडिटर, द नेम ऑफ द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल प्रपोज टू एक्ट एज एन आईआरपी, 7 में। लेकिन जो 9 में है, 9 में लिख दिया मे, और 7 में क्या लिखा? 7 में लिखा शैल, शैल अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर्म। तो 7 में मैंडेटरी है लेकिन 9 में मैंडेटरी नहीं। और फिर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास कितना टाइम है? 14 डेज का टाइम है। 14 डेज में अगर वो देखेगा एप्लीकेशन कंप्लीट है और कोई पेमेंट नहीं हुआ है ना, इनवॉइस डिलीवर हो गया है, नो नोटिस ऑफ डिस्प्यूट हैज बीन रिसीव्ड, कोई डिसिप्लिनरी पेंडिंग नहीं है, तो ये एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लेंगे, अदरवाइज एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देंगे। और एप्लीकेशन रिजेक्ट करने से पहले भी टाइम देंगे इसको। ठीक है, कितना टाइम देंगे टू रेक्टिफाई द डिफेक्ट इफ एनी? 7 days, sir. 7 डेज। 7 डेज कहां से? ऑफ द डेट ऑफ रिसीट ऑफ सच नोटिस फ्रॉम द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। सेक्शन 10 फिर बात करता है कि इनिशिएशन ऑफ सीआईआरपी बाय द कॉर्पोरेट एप्लीकेंट। अच्छा, कॉर्पोरेट डेटर और कॉर्पोरेट एप्लीकेंट एक ही बात है या कोई फर्क है? Both are different, Or sir. हाँ, वो Sir, था। corporate person include debtors, but debtor do not include person, sir. नहीं, देखो, कॉर्पोरेट पर्सन अलग चीज हो गई। Hmm. कॉर्पोरेट पर्सन में क्या है? कॉर्पोरेट, पहली बात तो कॉर्पोरेट पर्सन और कॉर्पोरेट डेटर में सेम है या फर्क है कुछ? फर्क है सर, कॉर्पोरेट डेटर इज अ वाइडर टर्म हैज कंपेयर टू डेटर सर। नहीं नहीं नहीं, कॉर्पोरेट पर्सन इज ए वाइडर टर्म एज कंपेयर टू कॉर्पोरेट डेटर। परफेक्ट सर, दैट्स तो आई कॉर्पोरेट एम। डेटर क्या है बेसिकली? ये देखिए, ये तीनों टर्म देख लेते हैं, कॉर्पोरेट डेटर, कॉर्पोरेट पर्सन और कॉर्पोरेट एप्लीकेंट। ठीक है, सबसे पहले सर तो हम देखते हैं कॉर्पोरेट एप्लीकेंट क्या है। कॉर्पोरेट एप्लीकेंट ये, और कॉर्पोरेट डेटर कहां दे रखा है? कॉर्पोरेट डेटर आपको दे रखा है सेक्शन 3 में। कॉर्पोरेट डेटर। हम्म, कॉर्पोरेट डेटर मीन्स ए कॉर्पोरेट पर्सन हु ओज ए डेट टू एनी पर्सन। ठीक है, तो ये तो हो गया कॉर्पोरेट डेटर। कॉर्पोरेट डेटर कौन है? ऐसा कॉर्पोरेट पर्सन जिस हु ओज ए डेट टू एनी पर्सन, ये हो गया कॉर्पोरेट डेटर। और कॉर्पोरेट पर्सन कौन है? कॉर्पोरेट पर्सन है कंपनी, एलएलपी या एनी अदर पर्सन इनकॉर्पोरेटेड विद एनी लिमिटेड लायबिलिटी। तो कॉर्पोरेट पर्सन ऐसा भी हो सकता है जिसने किसी का डेट नहीं देना हो, है ना, वो फिर वॉलंटरी लिक्विडेशन में काम में आता है। इसीलिए वॉलंटरी लिक्विडेशन में क्या कहता है? कॉर्पोरेट पर्सन वर्ड यूज किया गया, जबकि यहाँ नॉर्मल सीआईआरपी में कॉर्पोरेट डेटर यूज किया गया। यही डिफरेंस है। परफेक्ट सर। ठीक है, अब हाँ कॉर्पोरेट सर। एप्लीकेंट क्या है वो और देख लेते हैं। कॉर्पोरेट एप्लीकेंट क्या है? ये है कॉर्पोरेट एप्लीकेंट। तो कॉर्पोरेट एप्लीकेंट मीन्स ए कॉर्पोरेट डेटर। ठीक है, ए मेंबर बेसिकली क्या है? वो ये कहता है कि सेक्शन 10 में कॉर्पोरेट एप्लीकेंट एप्लीकेशन लगा सकता है, और कॉर्पोरेट एप्लीकेंट में कॉर्पोरेट डेटर भी इंक्लूडेड है, और बेसिकली सीएफओ, सीईओ ऑफ द कंपनी, या जिसके पास कंट्रोल और सुपरविजन है ओवर द फाइनेंशियल अफेयर्स, वो आपका, ये सारे जो है कॉर्पोरेट एप्लीकेंट में आते हैं। ठीक है, लेकिन ये इसके पास ऑथराइजेशन होना चाहिए अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर। ठीक है, हम्म, और अगर कॉर्पोरेट डेटर ने डिफॉल्ट कमिट कर दिया, ठीक है, तो कॉर्पोरेट एप्लीकेंट देयर ऑफ में फाइल एन एप्लीकेशन। और एप्लीकेशन के साथ में क्या क्या लगाना है? इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट एंड सच अदर डॉक्यूमेंट्स फॉर सच पीरियड एज मे बी स्पेसिफाइड। Information relating to the resolution professional proposed to be appointed, special resolution passed by the shareholders of the corporate debtor, or the resolution passed by at least 3/4 of the total number of partners। ठीक है, तो क्या क्या लगाना है आपको?
In books of accounts are provisionals of last 2 years, and then a name of RP हाँ and special resolution of a partner for हम्म, giving consent of more than 75%, sir. Approving the applications, and it should be within 14 days of the adjudicating authority, sir. नहीं, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास 14 डेज का टाइम है टू Okay, sir. डिस्पोज ऑफ द एप्लीकेशन। हाँ सर। अब ये जो सेक्शन 10 वाली एप्लीकेशन है इसके लिए रूल 9 है। और रूल 9 क्या बोलता है? ये रूल 9 बोलता है हमारे को कि एप्लीकेशन के साथ में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। एक बार हम फॉर्म 6 देख लेते हैं। तो फॉर्म 6 जो है बेसिकली कॉर्पोरेट डेटर की बात करता है कि कॉर्पोरेट डेटर को क्या क्या लगाना है। ये हमारा फॉर्म 6 है, एप्लीकेशन बाय कॉर्पोरेट एप्लीकेंट। और इसके साथ में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने हैं, ये देखिए, ये लगाने। In case of financial debt, record of default obtained through information utility. In case of operational debt, copy of invoice demand, notice is served by an operational creditor, written communication by the proposed IRP in Form 2, copy of relevant books, copy of audited financial statements for the last 2 financial years and provisional financial statement for the current financial। मतलब ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं along with application under Form 6। ठीक है। ये अगर आप कॉर्पोरेट एप्लीकेंट है तो आपको क्या लगाना है? रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट और शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट दैट रिकॉर्ड्स द अथॉरिटी ऑफ द कॉर्पोरेट एप्लीकेंट टू मेक दिस एप्लीकेशन वेयर द कॉर्पोरेट एप्लीकेंट इज ए मेंबर और पार्टनर ऑफ द कॉर्पोरेट डेटा। फिर रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट ऑफ एन एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट और फाइलिंग्स मेड टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज कंफर्मिंग द अथॉरिटी ऑफ द कॉर्पोरेट एप्लीकेंट टू मेक दिस एप्लीकेशन। जैसे अगर कोई सीईओ या सीएफओ लगाएगा तो फिर वो ये कॉपी लगाएगा। ठीक है। एफिडेविट इन सपोर्ट ऑफ द एप्लीकेशन, proof that the specified application fees has been paid and proof that a copy of the application has been served to the board। तो ये सारे के सारे इसको लगाने। और फीस कितनी है? फाइनेंशियल क्रेडिटर्स के केस में 25,000 है, ऑपरेशनल क्रेडिटर्स में 2,000 है और एप्लीकेशन बाय कॉर्पोरेट डेटर में 25,000। अच्छा, इसके बाद हमारा सेक्शन आता है 11। सेक्शन 11 क्या कहता है? सेक्शन 11 ये कहता है कि कौन कौन से लोग एप्लीकेशन नहीं लगा सकते या किन किन सिचुएशन में एप्लीकेशन नहीं लग सकती। सर इसमें if there is undergoing PPIRP, CIRP, fast track। तो बेसिकली क्या है, समझने के लिए आप ऐसे समझिए कि भाई एक आदमी का ऑलरेडी आईसीयू में एडमिट है तो उसको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। एक आदमी की पहले से सीआईआरपी चल रही है, पीपीआईआरपी चल रही है। इससे पहले सेक्शन 10 ए देख लेते हैं। सेक्शन 10 ए क्या 10 बोलता ए। है? सेक्शन 10 ए हाँ। बेसिकली कोविड पीरियड के लिए था कि कोविड यस पीरियड में कोई भी एप्लीकेशन नहीं लगेगी, चाहे सेक्शन 7 की हो, चाहे 9 की हो या 10 की हो। 25 मार्च 2020 से पहले 6 मंथ था, फिर बाद में इसको 1 ईयर कर दिया। ठीक है। और अगर इस पीरियड में डिफॉल्ट हुआ 25 मार्च 2021 से 1 ईयर तक, तो फिर इस पीरियड के डिफॉल्ट की एप्लीकेशन कभी भी नहीं लगेगी। परफेक्ट। लेकिन इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि इसके बाद में अगर डिफॉल्ट होगा, है ना, तो फिर एप्लीकेशन तो लग बात। जाए। हाँ यस सर। सेक्शन 11 बोलता है persons not entitled to make application। कौन कौन नहीं लगा सकते? एक कॉर्पोरेट डेटर अंडरगोइंग सीआईआरपी और पीपीआईआरपी, या फाइनेंशियल क्रेडिटर और ना ऑपरेशनल क्रेडिटर ऑफ एक सीडी अंडरगोइंग पीपीआईआरपी। क्योंकि पीपीआईआरपी में क्या है, बेसिकली एप्लीकेशन कैन बी मूव्ड बाय द कॉर्पोरेट डेटर ओनली। ठीक है। तो अगर किसी का पीपीआईआरपी प्रोसेस चल रहा है तो फिर उस केस में फाइनेंशियल क्रेडिटर या ऑपरेशनल क्रेडिटर पे एप्लीकेशन नहीं लगा सकता। या फिर क्या हुआ है, आपका सीआईआरपी अभी अभी कंप्लीट हुआ है, 12 महीने हुए हैं अभी। ठीक है। या फिर रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव हो गया है, ठीक है, 12 मंथ्स के अंदर। या फिर वायोलेशन हो गया है, ठीक है,
12 मंथ्स पहले कोई प्लान अप्रूव हुआ था, उस केस में वायलेशन हो गया। बेसिकली वो चाहते हैं कि भाई अगर CIRP अभी अभी कंप्लीट हुई है तो थोड़ा स्टेबलाइजिंग में टाइम लग सकता है ना। तो इसीलिए 12 महीने का थोड़ा सा उसको कूलिंग पीरियड दे दिया बेसिकली, मान लीजिए आप। या फिर अगर लिक्विडेशन ऑर्डर हो गया तो इन सब सिचुएशन में आपका ये एप्लीकेशन नहीं लग पाएगा। 11A बोलता है कि प्री पैक क्या है? प्री पैक इज अ फेवर्ड प्रोसेस। प्री पैक इज रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू कॉर्पोरेट MSMEs। तो 11A बेसिकली बात करता है कि ऐसा भी सिचुएशन हो सकती है ना, ये कंपनी पर दोनों CIRP भी एप्लीकेबल हो सकता हो या PPIRP भी। जैसा अगर डिफॉल्ट 1 करोड़ या उससे ऊपर है, तो अगर कॉर्पोरेट MSME है तो दे कैन अवेल बोथ द प्रोसेसेस। अब ये वाला जो प्रोसेस आया था ये कोविड के बाद में आया था, प्री पैक, क्योंकि कंपनियां थोड़ी हिलडुल गई कोविड में। तो उन्होंने कहा भाई देखो MSME सेक्टर को तो हमें बचाना है। तो MSME सेक्टर के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने कह दिया भैया CD खुद ही एप्लीकेशन लगा सकता है ना। और वन टाइम सेटलमेंट जैसा स्कीम है ये बेसिकली, कि कॉर्पोरेट डेटर खुद ही रेजोल्यूशन प्लान दे देगा बेसिकली। और अगर वो नहीं भी रेजोल्यूशन प्लान दे तो भी उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है, अगर दूसरे रेजोल्यूशन एप्लीकेंट आ जाए तब भी। तो इसमें सिचुएशन वो है कि पहले तो ये प्रोसेस था नहीं, इट केम ऑन 9 अप्रैल 2021। तो इन्होंने कहा अगर पहले से कोई एप्लीकेशन पेंडिंग है 7, 9 या 10 वाली, तो और ये बाद में 54 वाली एप्लीकेशन लग गई, तो किसको प्रेफरेंस दिया जाएगा, ये सेक्शन 11A में लिखा है। ये ज्यादा समझ में तब आएगा जब हम प्री प्रोसेस भी पढ़ लेंगे। सर एक मिनट सर, एक मिनट सर एक मिनट। हाँ सर 11A का मैं बोलूँ ना, तो CIRP और PPIRP, इफ बोथ एप्लीकेशन, देन PPIRP विल बी प्रिवेल्ड। हाँ। दोनों 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 साथ में लगेगी। और इफ PPIRP एप्लीकेशन विल विद इन 14 days, हम्म then within 14 days of CIRP, then PPIRP will be prevailed, और हम्म after 14 days then CIRP will be commence। हाँ उनका वही है बिल्कुल सर, ठीक, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ऐसा ही है। सेक्शन 12 बात करता है टाइम पीरियड की। 180 डेज का टाइम पीरियड है। वन टाइम एक्सटेंशन हो सकता है 90 डेज का। और फिर कहता है कि 330 डेज में तो आपको मैंडेटरीली कंप्लीट करना है। और ये कि ये वर्ड जो मैंडेटरीली है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये वर्ड मैंडेटरीली भी ऑर्डिनरीली पढ़ा जाए, ठीक है। सेक्शन 12 में विड्रॉल की बात करता है कि वंस एन एप्लीकेशन हैज बीन एडमिटेड अंडर सेक्शन 7, 9 और 10, देन It an will be application made withdrawn। by the applicant with the approval of 90% वोटिंग शेयर, ठीक है, तो ये आप विड्रॉल की एप्लीकेशन लगा सकते। और जहां पर भी ये ए लिखा है ना, साथ में सेक्शन के साथ में ए लिखा है, इसका क्या मतलब है, इसका सेक्शन ये ओरिजिनल नहीं था IBC में, बाद में आया है ये। जैसे हम पढ़ेंगे 12A, 29A, 32A, इस तरह से 54A, बहुत सारे सेक्शन हम पढ़ेंगे जिसमें यस। ए लगा हुआ था। तो ए का एंड मतलब सर, ये है कि सेक्शन ओरिजिनली नहीं हाँ, था जब IBC आया, बाद में। एंड सर द क्वेश्चन इज आल्सो आस्क्ड इन दिस एडिशनल ये वाली एक सेक्शन सर, इन एग्जाम सर। सेक्शन 13 बोलता है डिक्लेरेशन ऑफ मॉरिटोरियम एंड पब्लिक अनाउंसमेंट, कि जब एप्लीकेशन एडमिट हो गई, चाहे 7 की हो, चाहे 9 की हो, चाहे एप्लीकेशन हो ना 10 की हो, तो एक तो मॉरिटोरियम डिक्लेयर हो जाएगा, फिर पब्लिक अनाउंसमेंट हो जाएगा, और IRP अपॉइंट हो जाएगा। ये सेक्शन 13 बोलता है, ठीक है। और सेक्शन 14 हमने बेसिकली पहले भी पढ़ लिया। सेक्शन 14 क्या कहता है कि भाई इस दौरान कोई भी आप सूट फाइल नहीं कर सकते, कोई रिकवरी का एक्शन नहीं ले सकते, इसेंशियल गुड्स या सर्विसेज आपको सप्लाई करनी पड़ेंगी, ठीक है। कुछ कुछ बेसिक बातें और हैं इसमें। वही कहता है कि देखो, एक तो होती है इसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज। इसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज में क्या है, ये हमारी रेगुलेशन 32 में डिफाइंड है। इसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज में इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, टेलीकम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मान लीजिए किसी कंपनी की CIRP शुरू हो गई, तो क्या आप उसका बिजली का कनेक्शन काट सकते हो? द आंसर इज नो, ठीक है। बिजली, पानी, वाईफाई ये सब नहीं काट सकते आप, ठीक है। लेकिन क्या होगा इसमें कि ये वाली जो कॉस्ट है, ये क्या होगी आपके, ये CIRP प्रोसेस कॉस्ट का पार्ट बन जाएगी, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट का पार्ट बन जाएगी। तो इसको बाकी
जितने भी डेट्स हैं, चाहे सिक्योर्ड हो चाहे अनसिक्योर्ड हो, उससे पहले इनका पेमेंट होगा। ठीक है। उसके अलावा कुछ इसेंशियल गुड्स या सर्विसेज के अलावा भी कुछ ऐसे गुड्स हो सकते हैं। अच्छा, इसका एक तो एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा है? वो ही कहता है कि आपको सीआईआरपी का मतलब क्या है। सीआईआरपी का मतलब ये है कि यू हैव टू कीप इट एज ए गोइंग कंसर्न। और गोइंग कंसर्न में कोई भी लाइसेंस है, कोई परमिट है, रजिस्ट्रेशन है, कोटा है, कंसेशन है, तो दैट यू कैनॉट टर्मिनेट, दैट यू कैनॉट सस्पेंड ऑन ग्राउंड ऑफ इंसॉल्वेंसी। लेकिन क्या है कि करंट ड्यूज उसको देनी पड़ेगी। ठीक है। जैसे स्पेक्ट्रम लाइसेंस है किसी कंपनी के पास, तो आप उसका स्पेक्ट्रम लाइसेंस कैंसिल नहीं कर सकते अगर वो करंट ड्यूज का पेमेंट करता जा रहा है। देखो, कोई भी कंपनी जो सीआईआरपी में आई, उसके कुछ तो ड्यूज होंगे बिफोर द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट। ठीक है। एप्लीकेशन एडमिट होने से पहले के ड्यूज होंगे, उसको तो वो क्लेम करेगा। ठीक है। और ये जो ड्यूज है आफ्टर द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट, ये आपको क्लियर करने हैं। ठीक है। सर उसके अलावा 2A क्या बोलता है? 2A ये बोलता है कि कुछ सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज ऐसी हो सकती हैं विच द आईआरपी और आरपी फील्स क्रिटिकल। ठीक है। जैसे आपका कोई टरबाइन यूनिट है, तो उसमें कोल सप्लाई में भी है क्रिटिकल इनपुट। तो अगर जो क्रिटिकल इनपुट्स हैं, उसमें भी क्या होगा कि आप सप्लाई टर्मिनेट या सस्पेंड नहीं कर सकते या इंटरप्ट नहीं कर सकते ड्यूरिंग सीआईआरपी प्रोसेस, प्रोवाइडेड करंट ड्यूज आर क्लियर। ठीक है। जो पुराने वाले ड्यूज हैं वो क्लेम फॉर्म के थ्रू क्लेम होंगे, और ये जो इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट के बाद वाले ड्यूज हैं, ये इसको क्लियर करने पड़े। अगर ये भी क्लियर नहीं करता तो फिर सप्लाई इंटरप्ट कर सकता है। ठीक है। तो तीन तरह की चीजें यहां बात करता है। एक तो बात करता है कोटा, लाइसेंस, परमिट वगैरह। इसमें करंट ड्यूज आप क्लियर करते रहो तो सप्लाई आपकी टर्मिनेट नहीं हो सकती, लाइसेंस टर्मिनेट नहीं हो सकता। जो इसेंशियल गुड्स या सर्विसेज हैं, वो तो चाहे पेमेंट करो ना करो तो टर्मिनेट नहीं हो सकते। जो क्रिटिकल गुड्स या सर्विसेज हैं, उसमें क्या है, करंट ड्यूज क्लियर करते रहो, नहीं टर्मिनेट हो सकते सप्लाई। ठीक है। ये है। और ये मॉरिटोरियम कब खत्म होगा? द ऑर्डर ऑफ मॉरिटोरियम शैल हैव इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ closure of सच CIRP. ऑर्डर टिल द कंप्लीशन ऑफ सीआईआरपी प्रोसेस। तो जब ये ऑर्डर हो गया आपका, सेक्शन 13 में ऑर्डर हो जाता है। सेक्शन 13 क्या बोलता है कि जैसे ही एप्लीकेशन ऑर्डर, एप्लीकेशन कब आपकी एडमिट हुई, आपका मॉरिटोरियम शुरू हो गया। और खत्म कब होगा? जब सीआईआरपी प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तब। ठीक है। सेक्शन 15 बोलता है पब्लिक अनाउंसमेंट का, कि पब्लिक अनाउंसमेंट कब करना है आपको। तो पब्लिक अनाउंसमेंट करना है आपको जैसे ही आपका सेक्शन 13 में बोलता है। सेक्शन 13 में क्या बोलता है? एक तो बोलता है मॉरिटोरियम शुरू हो जाएगा, फिर पब्लिक अनाउंसमेंट हो जाएगा और आईआरपी का अपॉइंटमेंट हो जाएगा। अब पब्लिक अनाउंसमेंट में क्या क्या करना है आपको? पब्लिक अनाउंसमेंट में ये डिटेल्स आपको देनी है। क्या क्या? नेम एंड एड्रेस ऑफ द सीडी, नेम ऑफ द अथॉरिटी, लास्ट डेट, डिटेल्स ऑफ द आईआरपी, पेनल्टीज फॉर फॉल्स और मिसलीडिंग क्लेम्स, डेट ऑन विच दिस प्रोसेस शैल बी कंप्लीटेड विच शैल बी 180 डेज। ठीक है। और कहता है कि पब्लिक अनाउंसमेंट बी मेड एज में बी स्पेसिफाइड। तो इसके लिए रेगुलेशन 6 है। आज बस रेगुलेशन 6 और पढ़ेंगे और फिर यहीं पर इसको विराम देंगे। रेगुलेशन 6 क्या बोलता है? रेगुलेशन 6 बोलता है पब्लिक अनाउंसमेंट। पब्लिक अनाउंसमेंट आपको इमीडिएटली करनी है। और इमीडिएटली का क्या मतलब है? इमीडिएटली Within का three क्या days मतलब from है? the. हाँ, हाँ Not सर, later 3 days. हाँ, नॉट लेटर देन। 3 days. हाँ। अब आप समझिए, हाँ ये वाला। अच्छा, वो पेज वो हो गया। और पब्लिक अनाउंसमेंट कौन से फॉर्म में होनी है आपकी? A. हाँ, फॉर्म ए में। ठीक है। तो इस पर क्लिक करोगे तो ये फॉर्म ऑफ पब्लिक अनाउंसमेंट है। Yes sir. ठीक है। तो ये पब्लिक अनाउंसमेंट का फॉर्म है आपका। और पब्लिक अनाउंसमेंट में ये डिटेल्स आपको देनी है। अब इसमें एक कॉलम ये है
कि नेम ऑफ द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स आइडेंटिफाइड टू एक्ट एज ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्रेडिटर्स इन ए क्लास। और यहां पर आपको यू हैव टू गिव 3 नेम्स। ठीक है, पहली बात तो ये है कि आपको ये देखना है कि वेदर देर इज ए क्लास ऑफ क्रेडिटर्स। ठीक है, तो क्लास ऑफ क्रेडिटर्स क्या कहीं पर डिफाइंड है? क्लास ऑफ क्रेडिटर्स क्या डिफाइंड है कहीं पर? ये आपका रेगुलेशंस में डिफाइंड है, रेगुलेशन 2 में मिल जाएगा। ठीक? डबल है सर। हाँ, ये यहां मिल गया आपको, रेगुलेशन 2(1)(a). क्लास ऑफ क्रेडिटर्स मीन्स ए क्लास विद एटलीस्ट 10 फाइनेंशियल क्रेडिटर्स अंडर क्लॉज बी ऑफ सेक्शन सबसेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 21 एंड द एक्सप्रेशन क्रेडिटर्स इन क्लास शैल बी कंस्ट्रूड अकॉर्डिंग। तो अगर क्लास ऑफ क्रेडिटर्स है तो उस केस में आपको एआर अपॉइंट करना है। और एआर कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे? एआर का आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा? ये ये आपको रेगुलेशन 4A में दे रखा है। नम- तो काजल जी बताइए ब्रीफली क्या होता है ये, कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे, कैसे ढूंढोगे? भाई आप आईआरपी अपॉइंट हो गए, अब आपको पब्लिक अनाउंसमेंट करना है। क्या पब्लिक अनाउंसमेंट में एआर के नाम देने हैं, यस और नो? यस सर, देना है। देने हैं, और 3 चॉइसेस देनी है आपको, है ना? तो क्या सर हाँ तीनों सर, ही जहाँ अपॉइंट होंगे या एक अपॉइंट होगा उन तीनों में से? चॉइस दिया जाएगा जिसमें से एक अपॉइंट, जिसको ज्यादा हाँ, वोट मिल हाँ, अपॉइंट जिसको कर ज्यादा लिया वोट मिलेंगे। और वोट कौन देगा इसमें? सर, जो जो क्लेम फॉर्म नंबर भरेगा, जो क्लेम फॉर्म भरेगा वही वोट देगा। देगा। यस ठीक है, और वोट देने के लिए भी कोई फॉर्म है क्या इसमें? फॉर्म ए बी सर। नहीं, वो तो हम्म, सीए में। क्या है? अपनी चॉइस के लिए कोई फॉर्म है या क्या है? ये फॉर्म सीए है। फॉर्म सीए है जब ये अपना क्लेम फॉर्म भरेंगे ना, बाय फाइनेंशियल क्रेडिटर्स इन ए क्लास। ये तो ये लास्ट पॉइंट सर। कॉलम नंबर 11, नेम ऑफ द हम्म इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल हु विल एक्ट एज ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, तो फॉर्म सीए में ये उसका नाम दे दे, क्योंकि ये तो एआर तो अपॉइंट ही होना है क्लास ऑफ क्रेडिटर्स के केस में, दूसरों में तो होना नहीं। अच्छा, 3 को ढूंढेंगे कैसे? ये 3 जो है, 3 को कैसे आइडेंटिफाई करोगे आप? सर स्टेट वाइज जहाँ पे ज्यादा क्रेडिटर्स होंगे उनको, मैक्सिमम क्रेडिटर्स जहाँ पे होंगे उसको आइडेंटिफाई करके वहां से हाँ, एक एक हाँ, वहां से चॉइस करेंगे सर हम्म, आईपी का। हाँ। देखो, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स बना लेंगे। लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स स्टेट वाइज बना लेंगे। अब हम देख लेंगे किस स्टेट के सबसे ज्यादा क्रेडिटर्स, एक वहां से चुन लो। फिर उससे कम कौन से स्टेट के, वहां से चुन लो। फिर उससे कम किस स्टेट के, और उस स्टेट में अगर नहीं आए पी तो उसके नियर बाई स्टेट से ले लो। ये ठीक है। और क्या इनसे भी कोई कॉन्सेंट फॉर्म साइन कराना है? ये यस सर, जो क्या फॉर्म है वो, ए बी। हाँ, तो फॉर्म मे ए बी। भी साइन करवाना है, रिटर्न कॉन्सेंट टू एक्टर्स ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव। और जो आईआरपी आप अपॉइंट करते हो उसके लिए कौन सा फॉर्म साइन कराते हो? डबल है। नहीं, फॉर्म 2। डबल है। फॉर्म 2 फॉर्म टू साइन, एंड फॉर्म 2 पहले फॉर्म साइन करा। हाँ, हाँ, फॉर्म डबल टू है तो कंसेप्ट। बाद में होगा, जब आईआरपी से आरपी बनेगा या आरपी रिप्लेस होगा तब। ओके। अदरवाइज इनिशियली जो आईआरपी, अगर आप जैसे सेक्शन 7 की एप्लीकेशन लगानी है आपने, ठीक है, तो आपने क्या किया, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को आइडेंटिफाई किया, उससे कौन सा फॉर्म साइन कराओगे? फॉर्म 2। फॉर्म 2। ठीक है, तो आज का सत्संग यहीं पर समाप्त करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हमने। सर हाँ,
वो सर अभी सर वो रेगुलेशन पढ़ा ना सर, उसमें एक लाइन समझ में नहीं आ रही सर। हाँ बोलिए बोलिए, कौन सा रेगुलेशन? जो एसेंशियल सर्विसेज वाला था ना सर, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग। एसेंशियल सर्विस और गुड्स, रेगुलेशन नंबर 32। हाँ ठीक है। उसमें to the extent that are not a direct input to the output produced or supplied by the corporate data से, जो आईसीआई ट्रिपल आईसीआई का जो क्वेश्चन देखिए ऐसा ना, बैंक है इसमें ना, अरे सुनो सुनो, इसमें एग्जाम्पल दे रखा है उसमें। बेसिकली क्या है, हाँ 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 ये हाँ देखो नीचे दिया हुआ ना, ये मैं हाँ पढ़ता हूँ। सर। हाँ इसमें सर सही है सर, इसमें सही है। एग्जाम्पल दे रखा है। हाँ वो सर। क्या कहता है, देखो वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन अगर मान लो कोई हाइड्रो इलेक्ट्रिक वाटर प्रोजेक्ट है, होता है ना भाई, पानी से हम्म, बिजली बनाने वाला, तो वो जो वाटर है वो इसेंशियल सप्लाईज में नहीं है। समझ गया सर। वी विल रीड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इलस्ट्रेशन गिवन इन बिलो। हाँ लिखा ना, यस सर। वाटर सप्लाइड परफेक्ट सर। टू कॉर्पोरेट डेटा विल बी इसेंशियल सप्लाईज फॉर ड्रिंकिंग एंड सैनिटेशन पर्पस। टॉयलेट में यूज हाँ, होता है, ड्रिंकिंग में यूज होता है, लेकिन अगर जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज हो रहा है तो वो फिर इसेंशियल सप्लाईज में नहीं आएगा, वो यस सर, क्रिटिकल इनपुट्स में आ सकता है, ये मतलब। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। ठीक है, और किसका कोई क्वेश्चन? कमलदीप जी। सर ये जो ऑपरेशनल क्रेडिटर है वो हाँ ये सीआरपीसी में ना आकर वो सिविल कोर्ट में केस फाइल करना ज्यादा बेनिफिट नहीं है उसको? नहीं, देखिए ऐसा है, सिविल कोर्ट में तो देखो टाइम लगता है, वहां पर क्या है, वहां तो स्टे भी हो सकता है, इंजंक्शन भी हो सकता है, यहाँ पर तो स्टे वगैरह नहीं हो सकता। और सिविल कोर्ट में क्या है, वहां तो ज्यादा फीस लगती है, वहां 10% फीस लेते हैं नॉर्मली। आपने जितनी रिकवरी करनी हो उसका 10% फीस जमा करानी पड़ती है आपको। तो सिविल कोर्ट में क्यों जाएगा, वो जाएगा नहीं सिविल कोर्ट में। सिविल कोर्ट में तो डेट ही इतनी लंबी लंबी लगा देते हैं, यहाँ 180 डेज में प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है आपका, मैक्सिमम 330 में, वहां कोई ऐसी लिमिट थोड़ी है, वहां तो 6 6 महीने की डेट लग जाती है। मैंने सर 3 महीने से पहले। सर कम से कम अपना चांस तो होता है कि अपना जो अमाउंट उसको रिकवर करने का वो तो पूरा मिल सकता है ना? नहीं वो ठीक है, वो तो सही है। अब देखो ना, ऐसा है सिविल कोर्ट में, तो कोर्ट में क्या है बेसिकली, ये तो देखो, ये रिकवरी के लिए है भी नहीं, आईबीसी इज नॉट फॉर रिकवरी। आईबीसी का पर्पस क्या है, आईबीसी का पर्पस है, इट्स ये तो कॉर्पोरेट्स के लिए बनाया गया, बेसिकली कंपनीज के लिए। इट्स नॉट जिन कंपनीज में स्पेसिफिक फॉर प्रॉब्लम बैंक। है, बैंक सर, बैंक के लिए। उनका रेजोल्यूशन, नहीं नहीं नहीं, बैंक के लिए नहीं, ओके सर। ये कंपनीज का रेजोल्यूशन के लिए बनाया गया बेसिकली, कि ओके कंपनी सर। जो इंसॉल्वेंसी में है, ताकि कंपनी बंद नहीं हो। अगर कंपनी बंद होगी तो बेरोजगारी फैलेगी, भाई कंपनी के एम्प्लॉयज भी तो इधर उधर जाएंगे ना। भाई लिक्विडेशन में क्या होता है, लिक्विडेशन में इट इज डीम्ड टू बी, कि भाई दे हैव डीम्ड टू हैव वेकेटेड दी सर्विसेज, दे हैव डीम्ड टू वेकेटेड देयर ऑफिस, लिक्विडेशन अगर होता है तो। इसीलिए वो कहता है कंपनी चलती रहे, कंपनी चलती रहेगी तो एम्प्लॉयज भी रहेंगे, है ना, गवर्नमेंट को भी फायदा होगा, सबको फायदा होगा। ये कोई रिकवरी के लिए नहीं बनाया गया सीआईआरपी। ये आपकी बात ठीक है, अगर जो सिक्योर्ड क्रेडिटर है, भाई अगर वो रिकवरी करना चाहता तो लिक्विडेशन होगा तो अपना रिकवरी कर ले, ठीक है। कमर्शियल कोर्ट्स भी है आजकल तो, वो अगर सिविल कोर्ट की बजाय तो फिर कमर्शियल कोर्ट्स में जाएगा क्रेडिटर। वो तो उसकी मर्जी है, वो कहाँ जाना चाहता है, जा सकता है, ऑल्टरनेटिव रेमेडी है, सिविल कोर्ट कमर्शियल कोर्ट्स में भी जा सकता है वो। और अगर सिक्योर्ड क्रेडिटर है तो सरफेसी में एक्शन ले सकता है, जरूरी नहीं है। लेकिन अगर सीआईआरपी शुरू हो गई तो फिर चाहे कोई भी सिक्योर्ड क्रेडिटर हो, फिर वो कोई एक्शन ना, वो सिविल कोर्ट में केस फाइल कर सकता, ना वो सरफेसी में कोई एक्शन ले सकता सीआईआरपी पीरियड तक। सीआईआरपी समझ लो कि बंदा आईसीयू में एडमिट हो गया, अब आईसीयू में या तो जिंदा बाहर निकलेगा या मरा हुआ। अगर जिंदा निकल गया तो रेजोल्यूशन, मरा हुआ मतलब लिक्विडेशन। ये बेसिकली। सर आज तो अमेंडमेंट हो गया सर। अभी तो अमेंडमेंट लोकसभा में हुआ ना, राज्यसभा में भी होगा, प्रेसिडेंट की असेंट भी होगी, अभी तो पूरा प्रोसेस है, अभी कोई एक्ट थोड़ी बन गया। भाई ओके सर। लोकसभा से पास हुआ ना, प्रोसेस तो पूरा है ना, लोकसभा से होगा, राज्यसभा से होगा, प्रेसिडेंट असेंट होगा, एक्ट है ना पूरा। तो तीनों प्रोसेस होने हैं कंप्लीट तभी होगा, हालांकि है हो सर। ही जाएगा।
लोकसभा में तो देखो विदाउट एनी अमेंडमेंट पास हो गया, जो भी रिकमेंडेशन थी सारी मान ली, हो ही Sir, जाएगा। why public announcement is not a part of CIRP cost, sir? Public announcement is like is similar to CIRP. Then why it is not a part of CIRP cost, and it will be bear by applicant. हम्म, Public announcement will be bear by applicant. हाँ उसका रेगुलेशन नंबर 6 है सर। हाँ हाँ। उसमें थ्री द एप्लीकेंट शैल बेयर द expenses of the public announcements which may be reimbursed by the COC to the extent it will be ratified हम्म। हाँ हाँ, तो ऐसा है ना भाई, in पब्लिक this अनाउंसमेंट एक context. शुरू का प्रोसेस है। उस टाइम क्या होता है, सीओसी नहीं बनी होती। जब पब्लिक ओके अनाउंसमेंट हो रही है उस टाइम सीओसी तो है नहीं, है ओके ना। सर, सही है सर, उस सही टाइम है सर। सिर्फ आईआरपी है। हाँ सर, हाँ सर। तो अब मतलब आईआरपी है तो हाँ वो अब आईआरपी तो बियर करेगा नहीं, इसीलिए उन्होंने हाँ कह सही दिया है भाई सर। एप्लीकेंट बियर कर लेगा। हाँ, वो तो रिइंबर्समेंट का बिल पूरा दे देना है और COC बाद को। में अगर सीओसी सही समझेगी तो रिमबर्स कर देगी उसको, उसमें क्या। परफेक्ट परफेक्ट, ये एग्री सर, हाँ एग्री। हाँ जी हाँ जी। और कोई क्वेश्चन किसी का? ओके जी। सो अब कल कोई क्लास नहीं है, सो डे आफ्टर टुमारो देयर विल बी क्लास ऑन वेडनेसडे। ठीक है, ओके जी, गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट।